गुड आफ्टरनून फ्रेंड। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस, और आज हमें शुरू करना है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फुल फॉर्म होता है साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज। हमें सबसे पहले ये ब्याज शब्द को समझना है। ये ब्याज है क्या? होता यह है कि जब हम लोग किसी को अपने द्वारा अर्न किए गए पैसे को देते हैं और वो व्यक्ति हमारे पैसे का अपने मद में खर्च करता है, तो जब वो लौटाता है तो उस पैसे के यूज के बदले में, प्रयोग के बदले में कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है, और वो एक्स्ट्रा मनी आपका ब्याज कहलाता है। ठीक है। अब आप देखो, वो जो ब्याज है वह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साधारण, दूसरे होते हैं चक्रवृद्धि। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिक डिफरेंस ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिक अंतर यह है, पिक्चर नहीं आ रहा है, कमेंट्स कर रहा है। ओके। तो जैसा कि हम आपको अभी बता रहे थे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क ये है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज दिया जाता है वो सिर्फ मूलधन पर दिया जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में एक नियत समय के बाद वो ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, फिर वो नया मूलधन बनता है और उस नए मूलधन पर ब्याज दिया जाता है। यानी सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। Then you should try to understand it simply. In simple interest, all the interests can be calculated only on principal, whereas in case of compound interest, in after some time it would be added in capital, makes new capital, and on this capital the interest is to be calculated. अब साधारण ब्याज में जो ब्याज बढ़ता है वो बढ़ता है आपको एपी के अनुसार। एपी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अंक गणितीय विधि। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज बढ़ता है ये अकॉर्डिंग टू जीपी, यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी, ये विधि को श्रेणी भी कह सकते हैं आप, श्रेणी भी कह सकते हैं, सीरीज भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे हुए। अब एपी का अर्थ क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप जानते हो कि दिए गए संख्याओं को जब हम एक श्रृंखला के रूप में लिखते हैं तो दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है। यानी धन जो है
साधारण ब्याज में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये इस तरह से बढ़ता है, या 1 के बाद 3, 5, 7, यानी साधारण ब्याज में कोई भी धन इस तरह से बढ़ता है। जब यही चक्रवृद्धि ब्याज में आता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो धन बढ़ता है वो 1, 2, 4, 8, या 1, 3, 9, 27, इस तरह से जो है सो चक्रवृद्धि ब्याज में धन बढ़ते हैं, और इस तरह से साधारण ब्याज में धन बढ़ते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो हम लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जो भी प्रश्न एसआई में पूछे जाने की उम्मीद है या पूछे जा सकते हैं, उनमें आपको मुख्य रूपेण साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, और इनसे संबंधित जो 4-5 महत्वपूर्ण जो टर्म्स हैं उनके अर्थ क्या हैं, और कैसे उसको डिफाइन करेंगे, वगैरह वगैरह। साफ कर देते हैं। प्रिंसिपल, इसको कहते हैं मूलधन। टाइम, समय, रेट, दर, अमाउंट, मिश्रधन, और इंटरेस्ट के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, ब्याज। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एसआई, तो ये होता है मूलधन समय गुने दर बटे 100। उसी तरह से मूलधन अगर निकालना है तो साधारण ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। समय अगर हमको निकालना है तो हो जाएगा साधारण ब्याज गुने 100 दर गुने मूलधन। उसी तरह से दर अगर निकालना है तो साधारण ब्याज गुने 100 बटे समय गुने मूलधन। ये 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, और इन्हीं फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित सारे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। अब देखो, अब जैसे मिश्रधन हमें निकालना है, यानी अमाउंट, तो ये होता है मूलधन जोड़ ब्याज। अब साफ कर देते हैं। इनमें सारी जानकारियां तो दी रहती है साफ साफ, सिर्फ एक पॉइंट है जिसमें हम लोगों से कभी कभी गलतियां हो जाती है, और वो समय के कैलकुलेशन में। तो टाइम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? समय के कैलकुलेशन में हम लोग जानते हैं 1 वर्ष बराबर होता है 365 दिन, या 1 वर्ष बराबर होता है 12 मंथ्स।
और 1 मंथ बराबर 30 डेज। ये बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोगों को कभी कभी प्रश्न में इस तरह से दिए जाते हैं, दिन दे दिए जाते हैं, तो दिन दिए दिए जाते हैं और उन्हें वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाता है, यानी वर्ष में कन्वर्ट करके ही इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला पर। तो सिंपली क्या करना है, हमें 365 से भाग दे देना है, या महीना में कन्वर्ट करना है तो 30 से भाग दे देना है, मंथ्स दिए गए हैं तो 12 से भाग दे देना है, वगैरह वगैरह। अब किस तरह से दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज हैं जो हमें याद रखने चाहिए, याद रहते भी हैं। सम इंपॉर्टेंट डेज 73 डेज, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 ईयर्स, 240 146 2/5 वर्ष, 219 डेज, 3/5 वर्ष, 292 डेज। तो अमूमन ये देखा जाता है कि हम लोगों के एग्जाम में जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उसमें दिन की जब चर्चा आती है तो इसी तरह से दिन दिए रहते हैं अमूमन। इसके अलावा अगर दिन दिए हुए रहें तो आप ध्यान से उसे 365 से भाग देकर देख लेंगे कि कहीं गलतियां नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे 73 से 1 कम है या ज्यादा है, 146 से 1 कम या ज्यादा है, 2 कम है, तो 1 बार 2 बार इसे हम काउंट करेंगे और काउंट करके हम देखेंगे कि वास्तव में वही दिन आ रहा है या कहीं गलतियां हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो फिर एक बार साफ कर देते हैं। अब प्रश्न देखते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। अब इसमें इस तरह से रहेंगे जैसे मूलधन दिए रहेंगे 5,000 रुपया, दर दिया रहेगा 10%, समय दिया रहेगा 12 फरवरी से 17 अप्रैल 2020 तक। अब ब्याज हमको निकालना है। अब इसमें दो तरह की बातें आती हैं। अमूमन हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम लोग पैसा को बैंक में डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, तो होता यह है कि जिस दिन हम पैसा डालते हैं उस दिन का हमको ब्याज मिलता है और जिस दिन पैसा निकालते हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है। तो जब हम दिन का काउंट करते हैं तो इस बात पर हम ध्यान देते हैं कि भाई पहले दिन को काउंट कर लेते हैं और अंतिम दिन को छोड़ देते हैं। अब जैसे फरवरी है, 2020 है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 2020 लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो 12 फरवरी से हमें ले लेना है, तो 29 दिन का है, तो 29 में से 11 हम घटा देंगे, तो 29 में से 11 घटाए क्या हो गया 18, यानी फरवरी में 18 दिन का ब्याज हमको मिलेगा। फरवरी के बाद मार्च में आते हैं, मार्च 31 डेज का होता है। उसके बाद आते हैं अप्रैल में, अप्रैल है 17 है ना,
तो ये 17 इसको छोड़ देना है, या तो आप पहले वाला छोड़ें या इसको लें, या दोनों में से कोई एक छोड़ दें, एक को ले लें। तो ये अप्रैल के कहाँ तक लेंगे? 16 तक, है ना? या 17 ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक छोड़ना पड़ेगा। तो 8 है, 9, 9 6 15, एक हो गए, 2 और 3 5 और 1 6, 65 दिन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, फरवरी में जो है सो 12 को घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 17, फिर ये क्या हो जाएगा? 65। यानी पहले दिन और लास्ट दिन में एक दिन को लेना है, एक दिन को छोड़ देना है। अब साधारण फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है ब्याज का। ब्याज बराबर होता है क्या? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन यहाँ दिया हुआ है 5000, समय दिया हुआ है 65 बटे 365 गुणे दर 10 और इस समय हो गया 100। ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। साफ कर देते हैं। अब इस तरह के अभी प्रॉब्लम्स हम लोगों को पूछे जाते हैं। जैसे रहेगा प्रश्न इस तरह का, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो इसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? अब आप इस प्रश्न को समझ रहे हैं? अभी हम आपको बताएं, ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज में जो धन है वह एपी के अनुसार बढ़ता है, अंगणितीय विधि के अनुसार बढ़ता है। यानी 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। अब देखना है एक गैप को पार करने में कितने साल लगे? 5 वर्ष। तो ऐसे गैप हैं कितने? 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप। तो 7 गुने 5, 7 पचे 35 वर्ष। तो साफ करते हैं। अब चलो बाबू हम लोग आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट देखते हैं, सीआई का। सीआई का भी वही है फॉर्मूला, जैसा कि आप जानते हो, एक बार देख लिया जाए। ए बराबर पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में टी। इस फॉर्मूला का प्रयोग हम कब करते हैं? जब जब ब्याज का संकलन ईयरली होता है, वार्षिक संयोजन होता है।
ईयरली। वार्षिक संयोजन का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मूलधन है और 1 वर्ष में उसका जो ब्याज होगा वो मूलधन में जुड़ जाएगा और अगले साल नया मूलधन बनेगा और वो जो नया मूलधन होगा, वो ब्याज जोड़ने के बाद होगा। मूलधन में ब्याज जो जोड़ेंगे वो होगा नया। यानी वार्षिक संयोजन होता है हर साल के बाद ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। दूसरा P 1 प्लस R बाई 2T। ये क्या है? ये जो है अर्धवार्षिक संयोजन है। आखिर हमें सबसे पहले यह समझना है, यहां पर फोकस करें, हमें यह समझना है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो जितने भी महीना के बाद ब्याज का संयोजन होता है, यानी ब्याज मूलधन में जुटता है, वो महीना को पहले हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर 6 महीना पर ये संयोजन हो रहा है तो लिखेंगे 6/12। ये हो गया 1/2। ये 1/2 क्या होगा? ये 1/2 रेट है, यानी जो रेट है उसका आधा हो जाता है, तो यहां रेट हो जाएगा 1/2 और टाइम जो होता है ये इसका उलट होता है, यानी टाइम क्या हो जाएगा? 2। ये तरीका है। तो यहां पर रेट आधा हो गया तो टाइम क्या हो गया? दुगना हो गया। तो ये है आपका जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजन होता है। अब तीसरा AP 1 प्लस R बाई 3T। इसमें क्या होगा? 3 आया है, यानी कितने महीने का हुआ ये हो गया 4 महीने का। 4/12 1/3, यानी 4 माही संयोजन है। उसी तरह से A बराबर P 1 प्लस R बाई 4, ये क्या होगा? ये होगा 3 माही संयोजन। एक बार फिर हम आपको समझा रहे हैं, ये जो संयोजन शब्द है ये जैसे अर्धवार्षिक होता है, जितने महीनों का होता है उन्हें हम सबसे पहले वर्ष में कन्वर्ट करते हैं और भिन्न के रूप में जितना मान आता है, पुराने जो रेट है वार्षिक रेट है, रेट उसका उतना हो जाता है। जैसे 1/2 आया तो यहां हो जाएगा R/2 और समय जो होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका उलट हो जाता है, यानी 1/2 है तो क्या हुआ? 2। 4 माही वाले में 4/12 हो गया 1/3, रेट हो गया R/3, समय हो गया 3/3T। उसी तरह से 3 माही में R/4, समय हो गया 4T। अब साफ कर देते हैं। अगर समय
भिन्न के रूप में हो। जैसे 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। फॉर्मूला तो अमाउंट वाला ही लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले होल नंबर वाले को लिखेंगे, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए पी 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 2। ये कितने वर्षों तक का हो गया, 2 वर्षों तक का। लेकिन इसके बाद हमें आधा साल का और लेना है, तब 2.5 वर्ष होगा। तो आधा साल का लेने का अर्थ क्या हुआ, रेट को आधा कर देना है। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस आर बाई 2, ये हमारा हुआ जब समय भिन्न के रूप में दिया गया है। और इसे हमें सही ढंग से समझ लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार एसएससी के हो, बीपीएससी वगैरह हो, या हाई कोर्ट हुआ है, सिविल कोर्ट हुआ है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अमूमन सारे एग्जाम्स में हम देखे हैं कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम पूछे जाते हैं तो समय वाले में ये भिन्न वाला दिया रहता है। इसलिए एक बार और फिर समझने की कोशिश किया जाए। 2.5 वर्ष दिया गया है तो हो गया 2p1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 2, रेट हो गया आधा, तो 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100। यहां पर कुछ नहीं लिखना है। अगर मान लो एक और देख लेते हैं, अगर यही रहता 3.1/3 वर्ष, देखिए कैसे लिख रहे हैं। यहां लिखेंगे ए पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर में 3। अब 1/3 है तो रेट 1/3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 3 मल्टीप्लाइंग 100। साफ कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे जिसे अमूमन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और वो प्रश्न है इंस्टॉलमेंट से संबंधित, किस्त से संबंधित प्रश्न। तो किस्त वाले प्रश्न को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, देखिए। किस्त से संबंधित प्रश्न, जो भी धन दिया गया है धन दे देंगे। अब यहां पर दे देंगे पहला किस्त, नीचे 1 प्लस आर बाई 100 पावर में 1। यहां देंगे दूसरा किस्त, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 2। फिर उसी तरह से यहां दे देंगे तीसरा किस्त, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर में 3। इस तरह से जितने भी किस्त में पैसा को चुकाने के लिए कहा जाएगा, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रहने चाहिए, और इस फॉर्मूला का प्रयोग करके कंपाउंड इंटरेस्ट के किस संबंधित प्रॉब्लम्स को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं।
तो साफ कर देते हैं। चला जाए, किस से संबंधित एक प्रश्न लिखा जाए और समझा जाए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ₹1000 को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। सीधा फॉर्मूला पर है। अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं, उस फॉर्मूला को नोट डाउन करना है। फॉर्मूला क्या है? धन बराबर पहला किस्त 1 प्लस R/100 पावर में 1, दूसरा किस्त 1 प्लस R/100 के पावर में 2। अब धन क्या है यहाँ पर? ₹1000, तो यहाँ 1000 डाल देंगे। चूंकि पहला और दूसरा किस्त दोनों किस्त बराबर है, तो उसके बदला में x डाल देते हैं। 1 प्लस 10/100 पावर 1, फिर x पावर में 2। अब इसी को हमको सोल्व कर देना है। क्या हो गया? 1000 बराबर ये 10 है 1, 11/10, तो ऊपर हो गया 10x 11। और यहां क्या हो जाएगा? अब इसमें x का मान हमें क्या करना है? निकाल देना है। तो जहां कहीं भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, जो अमूमन पूछे ही जाते हैं, तो उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है नहीं, सीधा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और शॉर्टकट में आप आराम से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। कहीं भी गलती होने की संभावना नहीं। तो साफ कर देते हैं। अभी कॉमन क्वेश्चन जो बार बार हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, साधारण ब्याज में भी पूछे जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे जाते हैं, सिर्फ टर्म चेंज रहते हैं। साधारण ब्याज में अभी हम बताए हैं आपको, और चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है। इसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा?
अब चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है तो अभी बताए हैं ये क्या हो गया, एपी या जीपी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम आपको बताए हैं, गुणोत्तर श्रेणी की खासियत क्या होती है, जरा इसको देख लिया जाए। जैसे ए बी सी इज इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो b बटे ए बराबर c बटे b बराबर r, यानी दूसरे पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद, उसी तरह से चौथा पद बटे तीसरा पद, ये r होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो, सर्वानुपात। अब आप कहें कि सर इसकी जरूरत क्या है, इसी की तो जरूरत है प्रश्न को शॉर्ट बनाने के लिए। अब देखें यहां पर 5 वर्ष में तिगुना, 1 से हो गया 3, इसका कॉमन रेशियो क्या हुआ, 3/1, यानी 3। तो अगला क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 से गुना किए। इसके बाद क्या हो जाएगा, 9 3 27, उसी तरह से 81। हमें कहां तक लाना है, 9 गुना लाना है। तो पहला 1 से 3 होने में 5 वर्ष, फिर दूसरा लाने में 5 वर्ष, तो 5 या 5 10 वर्ष। अगर 27 पूछता तो 5 वर्ष और जुड़ जाते, 81 पूछता तो 5 वर्ष और जुड़ जाते। अब साफ कर देते हैं। चलिए एक और खूबसूरत सवाल देखते हैं जो अमूमन हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी धन पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है। अगर दर प्रतिशत 10 है तब धन बताएं। देखा जाए, ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट, 2 कॉलम में बना रहे हैं, इसी को इसी ढंग से समझना है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के बारे में हम अभी आपको बताए हैं कि साधारण ब्याज में जो ब्याज मिलता है केवल मूलधन पर मिलता है। तो अगर पहले साल का अगर 10% है तो दूसरे साल का भी होगा 10%। ये पहले वर्ष का है, फर्स्ट ईयर का, ये है सेकेंड ईयर का। पहले साल का साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि 1 साल के बाद ब्याज मूलधन में बढ़ जाता है तो दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज चेंज करता है, परिवर्तित होता है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 हुआ, और दूसरे साल का ये 10 तो होगा ही,
अभी 10 का 10% होगा, जो ब्याज 1 साल का है उसका भी ब्याज मिलेगा। तो 10 का 10% 11, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया 21। यहां क्या हो गया 20। अब हमसे अंतर पूछा जा रहा है, तो अंतर हो गया 21 घटाओ 20, 1%। और यही 1% जो है वो कितने के बराबर है 10 रुपए का। तो हमको धन निकालना है। धन को अगर x मानते हैं तो x का 1% बराबर 10, काट देंगे तो x बराबर कितना हो गया 100, 1000 सॉरी। ठीक है साफ करते हैं। आप एक नोट देकर लिख लें, महत्वपूर्ण पॉइंट है। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष के ब्याज का ब्याज होता है। क्योंकि पहले साल का जो ब्याज हुआ, चक्रवृद्धि हो या साधारण ब्याज हो, दोनों आपस में बराबर होता है। तो दूसरे साल के ब्याज में जो वृद्धि होगी वह सिर्फ पहले साल के ब्याज का ब्याज होता है। और साफ कर देते हैं। एक और खूबसूरत सवाल लेते हैं जो हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो वर्ष के साधारण ब्याज 40 रुपया है एवं चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपया है। दर बताएं। जो कॉलम बनाने का तरीका हम जो बताए हैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट का अलग, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग, उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे प्रश्न को। उस तरह से बनाने से जो गलती होने की संभावना है वो करीब करीब समाप्त हो जाती है, और उसमें फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे देखिए कैसे टैकल कर रहे हैं इसको। एक तरफ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी तरफ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस कॉलम में देखिए, अब जानते हो साधारण ब्याज हर साल का समान होता है, क्योंकि ब्याज मूलधन पर मिलता है। तो ये 40 रुपया है तो 2 साल का क्या हो गया, पहले साल का 20 रुपया, दूसरे साल का भी 20 रुपया।
पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी हो गया 20। अब ये 20 तो होंगे ही, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएंगे, ये 20 का भी 20, मैंने 20 का जो दिया गया है इसका भी ब्याज, तो कितना ज्यादा है, यह है 45, 20 20 40, तो क्या हो गया 5। यानी ये जो 5 रुपया है ये वास्तव में है क्या, ये 1 साल के ब्याज का ब्याज है। तो दर निकालना है, दर निकालना है हमको, ये 5 रुपया कितने का है, 20 का है, दर है यानी 100 से गुना कर देंगे, तो कितना परसेंट हो गया, 25%। तो इस तरह से हम लोग, आप आराम से जो है सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित जब कंपेयर करने के लिए हम लोगों को प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो इसको टैकल कर सकते हैं। हाँ, इसमें कभी कभी दर के अलावा जो है जैसा मूलधन भी पूछ दे, अगर है इसी प्रश्न में अगर हमसे ये पूछा जाता है कि मूलधन निकालें, तो फिर अब क्या करेंगे, मूलधन कैसे निकालेंगे, 25% है, दर हमारे पास निकल गया 25%, और 1 साल का ब्याज कितना है 20, तो क्या करेंगे, x का 25%, 25/100 बराबर 20, 20 चौका 80। साफ कर देते हैं आप, चलिए एक और सवाल और देखा जाए, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है और हम लोगों के एग्जाम में अमूमन पूछे ही जाते हैं। 3 वर्ष बाद देय 600 रुपया को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। अगर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। इस प्रश्न में अमूमन हम लोगों से गलतियां हो जाती है, और वो गलतियां होती है लापरवाही के कारण, शब्द को सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। यहां दिया हुआ है 3 वर्ष बाद देय, यानी जो आपको धन देना है वो 3 साल के बाद देना है, यानी 3 साल के बाद आपको पैसा लौटाना है 600 रुपया, 600 रुपीज। प्रश्न ये है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार आप ये चाह रहे हो कि एक बार हम 600 रुपया न देकर इसे किस्त में दें, तो आप किस्त में देना चाह रहे हो तो निश्चित तौर पर ये 3 वर्ष से पहले जितना भी आप पैसा दोगे, जितना समय पहले, उतने समय का ब्याज आपको दिया जाएगा। अब जैसे पहला किस्त आपने दिया 1 वर्ष के बाद x रुपया, दूसरा किस्त दिया आपने 2 साल के बाद,
और तीसरा किस्त फिर दिया आपने 3 साल के बाद x, और इस तरह से आप ऋण से मुक्त हो गए। पहला किस्त 1 साल के बाद, दूसरा किस्त 2 साल के बाद, तीसरा किस्त 3 साल के बाद। अब आपने जो पहला किस्त दिया है वह नियत समय से 1 साल 1 साल 2 साल पहले दिया है। तो जब आप 2 साल पहले दिए हो तो आपको इस x रुपया पर 2 साल का ब्याज मिलेगा। यानी यह x रुपया यहां पर आकर कितना हो जाएगा, तो 10% के दर से 2 साल का ब्याज मिलेगा। तो 10 दूना 20, चूंकि साधारण ब्याज है, तो ये धन यहां पर आकर हो जाएगा x गुने 100 जोड़ 20, 120 बटे 100, प्लस ये धन 1 साल पहले आपने दिया है तो आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा। तो ये हो जाएगा x गुने 100 जोड़ 10, 110 बटे 100, प्लस ये तो बिल्कुल समय पर दिया है तो इस पर ब्याज आपको नहीं मिलेगा x, और ये कितने के बराबर है, 600। यानी क्या हो गया आपका, ये हो गया 100, आप ले लो एलसीएम, तो 120x जोड़ 110x जोड़ 100x बराबर 600, तो हो गया 330। तो ये हो गया 330x बराबर 600 गुने 100, तो x बराबर 600 गुने 100 बटे 330। एक बार और देखा जाए इसको, 3 वर्ष बाद देय 6,000 रुपया को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है अगर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको धन जो देना है वो 600 रुपया देना है, 3 वर्ष के बाद देना है। 3 साल के बाद आपको 600 रुपया देना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे किस्त में देना चाह रहे हैं। तो पहला किस्त 1 साल के बाद दिए हैं, दूसरा किस्त 2 साल के बाद दिए हैं, तीसरा किस्त फिर दिए हैं 3 साल के बाद। पहला किस्त नियत समय से 2 वर्ष पहले, तो इस पर आपको 2 साल का ब्याज मिलेगा, यानी x का मिश्रण हो जाएगा x गुने 120 बटे 100, इस पर 1 साल का ब्याज मिलेगा x गुने 110 बटे 100, इस पर ब्याज नहीं मिलेगा, प्लस x, और ये सब मिलाकर हो गया 600। x का मान निकाल लेंगे, यही आपका बराबर किस्त होगा। अब साफ कर देते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। दस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5,000 रुपये का
दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? फिर हमें वही करना है। फिर ये शब्द है, इसका चयन देखना है, इसको समझना है। दूसरे वर्ष, 2 वर्ष नहीं। 2 वर्ष का अर्थ होता है पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, दोनों का जोगफल। दूसरे वर्ष का अर्थ होता है सिर्फ दूसरा। तो भाई पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10%। दूसरे साल का 10 जोड़ 10 का 10%, 1, कितना हुआ? 11। यानी हमें ब्याज जो मिलेगा वो 10% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 11% मिलेगा। दूसरा साल, पहला साल मिलेगा 10%, दूसरा साल मिलेगा 11%, दोनों साल का पूछता तो मिलता 21%। तो सिंपली हमको निकाल देना है 5000 का 11/100 काट देंगे, 11 बचे 55, 550 रुपया। तो इसको साफ कर देते हैं। आज इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल। गुड नाइट। हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप, प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना। पिछले क्लास में आपको पहला घंटी मैंने जो लिया था वो बतलाए थे कि लोकतंत्र और गणतंत्र क्या है। लोकतंत्र का वर्गीकरण प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इन दोनों के बारे में बतलाए थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंसी सिस्टम, इन तमाम तथ्यों के बारे में, इसके तमाम पहलू के बारे में आपको पिछले क्लास में मैं बतला चुका था। आज उसी कड़ी से आगे आपको अध्ययन करना है। आज जो आपको बतलाया जाना है वो है भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया। भारतीय संविधान की
निर्माण प्रक्रिया। विद्यार्थीगण, सबसे पहली बात यह ध्यान रखना है कि संविधान की अवधारणा ने एक क्लास कल जो है एक क्लास हुआ था, आज आपका दूसरा क्लास चल रहा है। तो संविधान की अवधारणा फ्रांसीसियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विश्व स्तर पर संविधान की अवधारणा को फ्रांसीसियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रथम लिखित संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा इंग्लैंड के संसद के द्वारा तैयार किया गया था। कानून का एक लिखित व्यवस्था हो, लिखित कानून का प्रावधान हो, यह व्यवस्था इंग्लैंड के द्वारा तैयार किया गया था। विश्व स्तर पर पहला विधि संहिता हम्मुराबी की विधि संहिता है। विश्व स्तर पर पहला जो विधि संहिता है वो है हम्मुराबी की विधि संहिता। भारत की जो पहली विधि संहिता है, सिविल कोड है, वो बोलते हैं मनु स्मृति, मनु के द्वारा लिखा गया मनु स्मृति। इसके अलावा अन्य भी जो स्मृतियां थी, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, ये सब उस वक्त की विधि की लॉ की पुस्तकें थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के तहत सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज परिषद की बैठक में, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज परिषद की बैठक में संविधान का दार्शनिक पक्ष को रखा। संविधान की आवश्यकता क्या है, उसका औचित्य क्या है, उसके बारे में लोगों के सामने अपना विचार को प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम स्वराज परिषद, स्वराज पार्टी नहीं, स्वराज परिषद की बैठक में बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संविधान का दार्शनिक पक्ष को प्रस्तुत किया। 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार कहा गया, महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा किया जाएगा। 1924 में स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू ने, स्वराज पार्टी की ओर से मोतीलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंग्रेजों के सामने अपना विचार रखा। अंग्रेजों के सामने अपना विचार रखा कि भारत के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए। कुणाल भारद्वाज जी, भार्गव जी, नोट्स आपको यकीनन तौर पर उपलब्ध हो जाएगा। उसकी जो प्रक्रिया या प्रोसेस होता है, पीडीएफ या क्या उसे बोलते हैं आप लोग, तो वो आपको उपलब्ध करा दिया गया होगा या करा दिया जाएगा, नोट्स मिलेगा। तो मोतीलाल नेहरू ने पहली बार जो है भारत के लिए अलग संविधान बनाए जाने का विचार, बनाए जाने का प्रस्ताव दिया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से अंग्रेजों के सामने भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया कि भारत का जो संविधान बनाया जाए उसमें क्या क्या हो। भारत को एक संघ राज बनाया जाए जिसमें अविशिष्ट शक्ति संघ के पास हो, मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर दिया जाने वाला निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, भारत को औपनिवेशिक राज डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रारूप अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया। 1934 में एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने विधिवत रूप से अंग्रेजों के सामने यह प्रस्ताव दिया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो सर्वप्रथम 1934 में एमएन राय ने यह लिखित तौर पर एक अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव दिया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए।
1938 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कांग्रेस की ओर से देश के लिए अलग संविधान बनाए जाने की मांग किया। 1940 में तात्कालिक वायसराय, जिसका नाम था लिनलिथगो, तात्कालिक वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों के सामने यह प्रस्ताव दिया। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव दिया, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से भारतीयों के सामने यह प्रस्ताव दिया, यदि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करें, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करें, तो विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कुछ टर्म ऑफ कंडीशन के साथ अंग्रेज संविधान सभा की गठन किए जाने का प्रस्ताव को स्वीकार करता है। इसी प्रकार का प्रस्ताव 1942 क्रिप्स मिशन के माध्यम से भी अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। 1945 बेबेल योजना के माध्यम से भी अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने यह प्रस्ताव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के में भारतीय के समर्थन के बदले में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और अंततः 1946 कैबिनेट मिशन के सिफारिश से संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन के सिफारिश से जुलाई 1946 से नवंबर 1946 तक संविधान सभा का गठन किया गया और भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में किया गया। संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं, बल्कि संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में किया गया। इस 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 165 दिन की बैठक होती है। ऐसा नहीं था कि बैठक सालों भर चल रहा होता है। जैसे अभी आप देखते हैं कि संसद की बैठक वर्ष में एवरेज तौर पर 70 से 80 दिन का होता है। उसी प्रकार 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में टोटल 165 दिन की बैठक हुई और इस 165 दिन की बैठक में सर्वाधिक 114 दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 114 दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान के प्रारूप पर चर्चा किया गया। संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो प्रस्तुत किया था ड्राफ्ट संविधान का, उस पर चर्चा किया गया। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का निर्माण किसने किया? तो संविधान सभा ने किया। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहते हैं इसलिए क्योंकि संविधान सभा की कुल 165 दिन की बैठक में सर्वाधिक 114 दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधान के प्रारूप पर चर्चा किया गया। इस कारण इसे संविधान का जनक कहा जाता है या आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह होती है 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, परमानेंट अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया। ये संविधान सभा का गठन किस उद्देश्य से किया गया, गठन का औचित्य क्या है, कैसा संविधान तैयार करना है, अलग अलग
कई प्रकार के संविधान हो सकते हैं। लोकतंत्र में भी राजतंत्रीय शासन प्रणाली इंग्लैंड की तरह हो सकता है, अमेरिका की तरह गणतंत्रीय शासन प्रणाली हो सकता है, संवैधानिक गणतंत्र हो सकता है। इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रणाली हो तो अमेरिका की तरह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, या फ्रांस की तरह अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों का मिला जुला रूप हो। अरब कंट्री की तरह कुलीन तंत्रीय शासन प्रणाली हो, चीन की तरह साम्यवादी शासन प्रणाली हो, तो संविधान सभा कैसा संविधान का निर्माण करे, उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने अपना रिपोर्ट 22 जनवरी 1947 को प्रस्तुत किया। इनके द्वारा दिया गया रिपोर्ट को ही संविधान का मूर्त रूप या संविधान का आधार या संविधान का ढांचा कहा जाता है। क्योंकि जब इन्होंने रिपोर्ट, जिसे आप मकान बनाने के लिए जमीन खरीदते हैं, सबसे पहले एक नक्शा तैयार होता है, उसके पश्चात आप भवन को तैयार करते हैं, तो वही हाल था यहाँ। संविधान सभा गठन किया गया तो पहले उद्देश्य प्रस्ताव ने अपना रिपोर्ट दिया, एक नक्शा दिया कि कैसा संविधान बने, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। जो आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो वही उद्देशिका, वही संविधान का मूर्त रूप है, आधार रूप है, और उसके आधार पर संविधान को तैयार किया गया। इन्होंने अपना रिपोर्ट 22 जनवरी 1947 को दिया, जिसे संविधान का मूर्त रूप दिया जाना या आधार दिया जाना कहलाता है। 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, अर्थात संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार, एक्सेप्ट या स्वीकार किया, अपनाया। तो संविधान कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता एवं निर्वाचन इत्यादि से संबंधित, नागरिकता, निर्वाचन इत्यादि से संबंधित 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया। 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया और शेष तमाम अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। तो संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो 15 अनुच्छेद जो नागरिकता, निर्वाचन इत्यादि से संबंधित था, संसदीय प्रणाली इत्यादि से संबंधित था, उस 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला प्रथम राष्ट्रपति चुना। 1950 से लेकर 1952 तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के द्वारा चुने गए, और 1952 से लेकर 1962 तक 2 टर्म, 5-5 वर्ष का 2 टर्म, वो वैधानिक तौर पर जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है, उस संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा वो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संविधान को लागू कर दिए जाने के बाद संविधान सभा को ही अंतरिम कार्यकारी संसद के रूप में बदल दिया जाएगा। अर्थात जब तक लोकसभा का चुनाव न हो जाए तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगा। तो ये था आपका तारीख और ईस्वी सन के हिसाब से संविधान निर्माण की प्रक्रिया। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का जो राजनीतिक आधार रहा उसे बोलते हैं औपनिवेशिक राज,
डोमिनियन स्टेट। विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से डोमिनियन स्टेट का दर्जा की मांग किया गया था और एक इत्तिफाक रहा, एक संजोग रहा कि 26 जनवरी 1950 तक, आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक अवस्था एक औपनिवेशिक राज का रहा। औपनिवेशिक राज कहते हैं कि जब विदेशी संसद या विदेशी संस्था के द्वारा बनाया गया कानून को, विदेशी संसद या विदेशी संस्था के द्वारा बनाए गए कानून को जब अपने लोगों के द्वारा लागू किया जाता हो, उसे बोलते हैं औपनिवेशिक राज। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। अपना संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 1947 से लेकर 1950 तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर उसमें प्रावधान था कि जब तक भारत का अपना संविधान लागू न हो जाता है, तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत के शासन का संचालन किया जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर ही 1947 से 1950 तक भारत का शासन चलाया गया। इस कारण भारत को औपनिवेशिक राज, डोमिनियन स्टेट के नाम से जाना गया। ये था आपका तारीख और ईस्वी सन के आधार पर। एक बार फिर से देखें। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज परिषद की बैठक में संविधान का दार्शनिक पक्ष को प्रस्तुत किया। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा किया जाएगा। 1924 में सर्वप्रथम स्वराज पार्टी की ओर से इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने संविधान, भारत के लिए अलग संविधान बनाए जाने की मांग किया। 1928 में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ही नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया और भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा हो, ये विचार अंग्रेजों के सामने रखा गया। 1934 में एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय, जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे भारत में 1925 में, तो एम.एन. राय ने भारत के लिए अलग संविधान सभा की गठन किए जाने की मांग किया। 1938 में कांग्रेस की ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भारत के लिए अलग संविधान सभा बनाए जाने की मांग किया। 1940, 1942 और 1945 में अंग्रेजों के द्वारा कुछ टर्म ऑफ कंडीशन के साथ संविधान सभा का गठन किए जाने का प्रस्ताव दिया गया और अंततः कैबिनेट मिशन 1946 के सिफारिश से देश में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने ही भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में किया। कैबिनेट मिशन का जो सदस्य था वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस। इसमें अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पैंथिक लॉरेंस, इसी तीनों के नेतृत्व के बनाए गए आयोग को बोलते हैं कैबिनेट मिशन 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन किया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे संविधान का मूर्त रूप या आधार दिया जाना कहलाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान का निर्माण को पूरा किया और इसी दिन नागरिकता, निर्वाचन इत्यादि से संबंधित कुल 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया।
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ, जिसमें संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुना और यह निर्णय लिया गया कि संविधान को लागू कर दिए जाने के बाद संविधान सभा को ही अंतरिम कार्यकारी संसद के रूप में बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से ये रहा। साथ ही 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक अवस्था को औपनिवेशिक राज्य या डोमिनियन स्टेट के नाम से जाना जाता है। ये था आपका तारीख और ईस्वी सन के आधार पर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया। सत्यम जी, यकीनन तौर पर आपका पॉलिटी का, क्योंकि दरोगा बैच का ये क्लास चल रहा है, तो दरोगा बैच के सभी विद्यार्थी को यकीनन तौर पर पॉलिटी का पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा और एक आध दिन के अंदर ही करा दिया जाएगा। आपको इसकी सूचना मैनेजमेंट तक पहुंचा दी जाएगी और यथाशीघ्र हो सकता है कि आज ही आपको उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि कल से जब क्लास करें तो आपके पास नोट्स उपलब्ध हो, इसी व्यवस्था कर दी जाएगी। क्योंकि ये मैनेजमेंट का कार्य है, ये प्लेटफॉर्म कोचिंग उसके लिए उत्तरदायी है आप तक नोट्स पहुंचाने के लिए। ये आपका यकीनन तौर पर कर दिया जाएगा। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आगे जो अध्ययन करना है, संविधान सभा में कुल 389 कुल 389 स्थान निर्धारित किया गया। 389, इसमें से 4 प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 4 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, तो 4 प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधि, 93 राजाओं का प्रतिनिधि। उस वक्त देश में तकरीबन 565 देसी नरेश या राजे राजबारे थे। उन लोगों को दिया गया कि वो अब किसी सुयोग्य व्यक्ति को चुनकर भेजें, नॉमिनेट करें। तो 93 देसी नरेश का प्रतिनिधि और शेष 292 का निर्वाचन चुनाव किया गया। इस कौन चुनेंगे? तो 292 का निर्वाचन उस वक्त का जो स्टेट था, प्रांत था, तो प्रांतों की विधान सभा के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष एवं वर्गीय मतदान के आधार पर चुना गया। 3 अलग अलग वर्ग में बांटा गया, एक सामान्य वर्ग, दूसरा सिख वर्ग और तीसरा मुस्लिम वर्ग। तो मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के रूप में 3 विभाजन था। इसी कारण से वर्गीय मतदान प्रणाली कहते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग वर्ग के रूप में संविधान सभा में चुनाव हुआ था। शेष 292 का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के द्वारा वर्गीय मतदान के आधार पर किया गया और इस निर्वाचित प्रतिनिधि में से कांग्रेस का 208 और मुस्लिम लीग को मात्र 73 स्थान प्राप्त हुआ। संविधान सभा में महिला के लिए 12 स्थान आरक्षित था।
महिला के लिए 12 स्थान रिजर्व था, लेकिन टोटल महिला जो चुनी गई वो थी, निर्वाचित महिलाओं की संख्या 15 थी। तो संविधान सभा में 208 कांग्रेस का, 73 मुस्लिम लीग का, शेष छोटे छोटे दल के थे, और टोटल 389 में से जो निर्धारित किया गया उसमें 15 महिला निर्वाचित हुई थी। संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग का मानना था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। 1940 में ही पाकिस्तान की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग ने विधिवत रूप से 1942 में पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किए जाने का मांग भी किया था। तो द्विराष्ट्र डबल नेशन थ्योरी के आधार पर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा में वो शामिल नहीं हुआ, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। भारत विभाजन के पश्चात संविधान सभा में कुल 324 स्थान शेष रहा, लेकिन विभाजन के पश्चात बहुत सारे क्षेत्र में परिवर्तन आ गया। चुने गए भारत से चले गए पाकिस्तान, चुने गए पाकिस्तान के क्षेत्र से चले आए भारत, यहां तक कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले भीमराव अंबेडकर उस क्षेत्र से चुने गए जो आज पूर्वी बंगाल तब का आज का बांग्लादेश तब का पाकिस्तान का क्षेत्र चला गया। तब उनका पुनः पहले निर्वाचन उनका हुआ था बंगाल से, और उस क्षेत्र का बंगाल का आधा क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। इनका पुनः निर्वाचन जो है बंबई प्रांत से किया गया। तो संविधान सभा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पड़ गई। तो पुनर्गठित संविधान सभा में 389 की जगह 299 स्थान निर्धारित किया गया। इस 299 में से 93 की जगह 70 कर दिया गया राजाओं के लिए, और शेष 229 प्रांतों के लिए निर्धारित किया गया। प्रेसिडेंसी का प्रतिनिधि को समाप्त कर दिया गया। तो पुनर्गठित संविधान सभा में 299 स्थान, जिसमें 70 राजाओं की ओर से और 229 प्रांतों की ओर से निर्वाचित थे। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा का 299 में से शेष 299 में से 289 सदस्य ही जीवित थे। शेष या तो दुनिया छोड़ चुके थे या त्यागपत्र दे चुके थे। और उस 289 में से 5 किसी कारण से उपस्थित नहीं हो सका। 284 उपस्थित था, और 284 ने उस पर हस्ताक्षर करते हुए उसे पूर्ण सहमति के साथ, सर्वसम्मति से, अल्पमत बहुमत से नहीं, पूर्ण सहमति के साथ इसे स्वीकार किया, इसे अपनाया, अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया। तो संविधान सभा पर सदस्य देखिए, सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित किया गया, जिसमें 4 प्रेसिडेंसी का, 292 का निर्वाचन था, 93 राजाओं का प्रतिनिधि था। हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक स्थान निर्धारित करते हुए 292 स्थान निर्धारित किया गया। निर्वाचित प्रतिनिधि में कांग्रेस को 208 मिला, मुस्लिम लीग को मात्र 73 स्थान मिला। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करने की घोषणा किया, संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। संविधान सभा में टोटल महिलाओं की संख्या 15 निर्वाचित होकर आई थी। पुनर्गठित संविधान सभा में 299 स्थान निर्धारित किया गया। उस 299 में से 70 राजाओं की ओर से और 229 प्रांतों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। ये रहा आपका संविधान सभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर इसका निर्वाचन। महात्मा गांधी संविधान सभा के या किसी अन्य चुनाव में शामिल नहीं हुए थे, तो वो इसके सदस्य, बड़े प्रतिष्ठित लोगों में महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। अब अध्ययन करना है संविधान का
निर्माण की प्रक्रिया के दौरान संविधान सभा ने 60 देश के संविधान का अध्ययन किया। अलग अलग 60 देश के संविधान का अध्ययन किया और 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया। अलग अलग 60 देश के संविधान का अध्ययन किया और 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया। शुरू में तो 9 था, बाद में 1976 में एक और जोड़ दिया गया, 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऋणी है, कर्जदार है, क्योंकि संविधान का लगभग 60% भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया। तो भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऋणी है, 1935 का कर्जदार है, क्योंकि संविधान का लगभग 60% भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, विद्यार्थीगण रवि जी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है कि जब उम्मीदवार की संख्या एक से अधिक हो। जब उम्मीदवार की संख्या एक से अधिक होता है तो सभी उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर, चॉइस के आधार पर मत देना, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जैसे आप परीक्षा में फॉर्म भरते हैं उसमें लिखते हैं प्रथम चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, उसी प्रकार सभी उम्मीदवारों के बीच चॉइस के आधार पर अपने मत को देना ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाता है। अर्थात व्यक्ति तो एक होते हैं, लेकिन वोटर तो एक है, लेकिन अपने मत को अलग अलग उम्मीदवारों के बीच वो ट्रांसफर करता है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से तात्पर्य होता है दिए वोटर जो है प्रत्येक उम्मीदवार को प्राथमिकता के आधार पर जो मत देता है उसे ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। तो संविधान सभा ने 60 देश के संविधान का अध्ययन किया। 9+1 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया। भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 का ऋणी है, क्योंकि संविधान का लगभग 60% भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया। तो भारतीय संविधान को इसी कारण 1935 के अधिनियम का ऋणी, कर्जदार कहा जाता है। भारतीय संविधान कि जो अलग अलग देशों की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, परीक्षा के दृष्टिकोण से वह काफी महत्व का होता है। जिसमें पहला है अलग अलग देश से जो लिया गया उस देश का नाम को आपको देखना है। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से गणतंत्रीय पहले इसको साफ करते हैं। इंग्लैंड से संसदीय प्रणाली एक, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सभी लिया गया है यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड के संविधान से। यूएसए अमेरिका के संविधान से, मौलिक अधिकार,
महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपति का पद वित्तीय आपातकाल सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, ये सारा का व्यवस्था जो लिया गया, ये प्रस्तावना भी है, ये सब लिया गया अमेरिका के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये चारों लिया गया इंग्लैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार, महाभियोग प्रस्ताव जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, प्रस्तावना या सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं जनहित याचिका, जनहित या लोकहित याचिका, जिसे आप PIL के नाम से भी जानते हैं, पब्लिक इरिगेशन, क्या इसका है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, तो PIL, ये सभी लिया गया अमेरिका के संविधान से। तो तीसरा जो है कनाडा, कनाडा के संविधान से वर्तमान में आपका है GST। इसके अलावा संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली के ये दोनों लिया गया कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, यह भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, संघ सूची और राज्य सूची, ये लिया गया कनाडा के संविधान से। 3 सूची का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची कनाडा के संविधान से, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके अलावा जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, एक मिनट, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में नहीं है,
जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार। जापान से लिया गया विधि की सर्वोच्चता। फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रीय प्रणाली। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली। राज्यसभा में 12 विशिष्ट लोगों का मनोनयन। इस प्रकार से ये 10 देश की संविधान से 10 देश की संविधान की अलग अलग विशेषता को, अच्छी अच्छी तथ्यों को, अच्छे अच्छे बातों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्व का हो जाता है। एक बार फिर से देख लें। जर्मनी के संविधान से राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार। जापान के संविधान से विधि की सर्वोच्चता। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रीय प्रणाली। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आयरलैंड के संविधान से राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। राज्यसभा में 12 लोगों का, जो विशिष्ट लोगों का कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से मनोनयन होता है, तो राज्यसभा में विशिष्ट लोगों का मनोनयन। उसके पहले आपने 4 देश, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देश के बारे में पढ़ चुका। इस प्रकार से इन 10 देश की संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। विद्यार्थीगण, संविधान निर्माण के दौरान कुल 17 समिति का गठन किया गया, जिसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से 9-10 जो है काफी महत्व का हो जाता है। तो कुल 17 समिति का गठन किया गया, लेकिन उसमें 8-9 को आपको विशेष तौर पर याद रखना है। समिति और उसके अध्यक्ष। सबसे महत्वपूर्ण समिति था वो था प्रारूप समिति, जिसमें एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 अन्य लोग शामिल थे। तो प्रारूप समिति में अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस समिति में अन्य सदस्य थे वो थे गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, टी.टी. कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान। तो ये 7 सदस्य जो शामिल थे वो थे प्रारूप समिति में। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा 6 अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, टी.टी. कृष्णामाचारी और डी.पी. खेतान।
अन्य महत्वपूर्ण समिति में उद्देश्य प्रस्ताव समिति अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्य संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों की समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति जेबी कृपलानी। झंडा गीत समिति श्यामलाल पार्षद गुप्त। झंडा का तदर्थ झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति डॉक्टर कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। सिर्फ संचालन रहेगा। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियमन समिति नियमन या प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब महत्वपूर्ण समितियां थी। हाँ, यकीनन तौर पर आपका 2 सदस्य की मृत्यु हो गई थी। 2 सदस्य की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी और डीपी खेतान जो आए थे, वो एक के इस्तीफा देने और एक की मृत्यु हो गई थी। दोनों की मृत्यु नहीं हुई थी। तो 2 सदस्य के स्थानापन्न के रूप में अंतिम तौर पर जो रहे वो डीपी खेतान और टीटी कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति के सदस्य में से एक की मृत्यु हुई थी और एक ने त्यागपत्र दे दिया था। तो उसी 2 की मृत्यु और त्यागपत्र जो 2 सीट रिक्त हुआ था, उसी रिक्त स्थान के लिए टीटी कृष्णामाचारी ये और डीपी खेतान, टीटी कृष्णामाचारी और डीपी खेतान जो है वो एडिशनल सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। 2 की मृत्यु के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शामिल किए गए थे। स्पष्ट हो गया? तो ये विभिन्न प्रकार की जो समितियां थी, इसके अलावा मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये सब समितियां थी जिसके द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर संविधान को तैयार किया गया। यही था आपका संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन आपको संविधान की विशेषता के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर उपस्थित रहूंगा। आज इतना ही। धन्यवाद।
धीरज जी साफ कीजिए थोड़ा सा। हेलो गाइस, मैं इंजीनियर आशीष। आपके सामने जो आपका एसआई मेंस का क्लास चल रहा है उसको ऑनलाइन कंटिन्यू रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा विदेश और विदेश हर जगह मतलब आपका ये जो वायरस है उसके थ्रू मतलब इतना इतना ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है कि जिसकी वजह से सब जितने भी ऑफलाइन क्लास चलते थे और बहुत सारे जगह जहाँ पे ज़्यादातर लोग एक जगह होते थे, एकत्रित होते थे, सारे सबको क्लोज कर दिया गया है, सबको बंद रखा गया है, ये खास करके गवर्नमेंट की तरफ से। और आपका क्लास जो भी क्लास चलेगा, चूंकि आपको ये प्रोवाइड की गई है ऑनलाइन क्लास, क्योंकि आपके सिलेबस को खत्म करना था, सिलेबस आपका कवर करना था, तो इसलिए आपको प्रोवाइड किया गया है ये लाइव क्लास। तो आप लोग घर बैठे इसका एंजॉय कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आपका जो लाइव के थ्रू जो क्लास चलता है सारे क्लास को आप अटेंड करें, सही टाइम पे टेबल पे अटेंड करें। और और उसके बाद आप अपना मेहनत लगाए रखें और मेहनत करते रहें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं उतना ज़्यादा ही आपको फायदा होगा। और कल जैसा कि आपका क्लास कल ही क्लास स्टार्ट हुआ है, तो वो रिकॉर्डेड क्लास आपको आज मे बी आज आपको शाम में सेंड कर दिया जाएगा, आपको जो लिंक भेजा गया होगा उसके थ्रू। तो आज गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे के टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। तो देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। तो कल हमने बात किया था, जैसा कि जो लोग भी अभी लाइव हैं, कुंदन भार्गव बहुत सारे लोग हैं लाइव हैं। सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखें। और अभी लाइव क्लास कितने 4-5 क्लास आपके जो भी 5-6 क्लास चलेंगे सारे कंटिन्यू क्लास को देखें। इसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें अपना एफर्ट लगाएं और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक टॉपिक से। जो टॉपिक कवर हो जाता है उस टॉपिक से आप खोज करके क्वेश्चन बनाएं। हिस्ट्री का हो या पॉलिटी का हो या ज्योग्राफी का हो, किसी भी टॉपिक का आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लगाते चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका जो फिजिक्स का टॉपिक है, ग्रेविटेशन का टॉपिक है, जिसको मैंने कल स्टार्ट किया था। गुड आफ्टरनून सत्यम जी। जो लोग भी हैं सबको गुड आफ्टरनून। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके क्लास को। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने बात किया था कि ग्रेविटेशन के बारे में। तो ग्रेविटेशन जो था इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो कल ही ने हमने चर्चा किया था। ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन ने बताया था और उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो वस्तु को अगर रखते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो एक आकर्षित फोर्स लगता है। आरती श्रीवास्तव, गुड आफ्टरनून। चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को और अब क्लास पे फोकस कीजिए। बाद में आपको कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मैसेज कीजिए, बाद में हम आपके मैसेज को देख करके रिप्लाई कर पाएंगे। तो चलते हैं, जैसे कि हमने ये बोला कि ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में, ग्रेविटेशन टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना होता है ये न्यूटन साहब का ही दिया हुआ है। और उन्होंने बोला था कि ब्रह्मांड में अगर कोई दो वस्तु रखी हुई है तो उनके बीच में एक आकर्षण फोर्स लगता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि दो छोटी सी वस्तु है, मान लेते हैं कि ये दो छोटी सी वस्तु है, इनके बीच में भी फोर्स लगती है, लेकिन इतनी कम फोर्स होती है। वो फोर्स इतनी कम होती है क्योंकि इनके मासेस बहुत कम होते हैं, इनके द्रव्यमान जो है वो बहुत कम है, इसलिए इनके बीच में फोर्सेस बहुत कम लगते हैं जो कि आपको फील नहीं होता है। लेकिन अगर हैवी मास होगा, बड़ा मास होगा, तो ये फोर्स आपको वहां पे फील होने की संभावना, वहां पे आपको फील कर सकते हैं, वहां समझ सकते हैं उस चीज को ज्यादातर। तो बड़े मासेस में देखा जाता है, लेकिन छोटे मासेस में क्या होता है, आपको वो फोर्स फील नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये बोला था कि ब्रह्मांड में अगर दो वस्तु कहीं भी रख देंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका दोनों के बीच में एक आकर्षण फोर्स लगता है। और जो फोर्स लगेगा, कहने का मतलब ये हमने कल भी चर्चा किया था, अगर ये मास m1 है और दूसरा बॉडी है यहाँ पे जिसका मास कितना है m2 है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा एक लाइन में ही होगा। ये अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ही, जिस लाइन से कनेक्ट करेंगे उसी लाइन में क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग देखे थे यहाँ पे कि इन दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस था, यहां से लेकर के यहाँ तक का जो सेंटर डिस्टेंस है वो r था। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन आया था फोर्स का, वो आया था g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर।
दैट इज अ फेमस इक्वेशन। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमने बताया था कि यहाँ पे क्या क्या चीज पूछा जाता है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर इस मास को या तो आप किसी माध्यम में रखिए या किसी माध्यम में नहीं भी रखते हैं, या आप एयर में रखते हैं या फिर पानी में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, आप हवा में रखिए, पानी में रखिए, किसी माध्यम में कहीं भी रख दीजिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमेशा बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसको किसी माध्यम पे निर्भर नहीं होना पड़ता, आप किसी माध्यम में रख दें उतना ही फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि माध्यम बदलने पे क्या फोर्स बदलेगा, माध्यम बदलने पे फोर्स नहीं बदलेगा, माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहला बात ये है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सर फिजिक्स की क्लास, इसका वीडियो कैसे मिलेगा आपको, ये अंबर जी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस आप कंटिन्यू क्लास आज से क्लास कीजिए, कल शाम तक यानी तो आज शाम तक सारा चीज आपका सही हो जाएगा, हर चीज आपको मिल जाएगा। और चलते हम लोग बात करते हैं, ये हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था। और इसके बाद आया था एक कैपिटल जी का टर्म आया था, कैपिटल जी का टर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोला जाता है, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और ये वैल्यू जो है इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था कैपिटल जी के बारे में, तो ये पूछ लिया था थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो आपको ये बताना है कि साइंटिस्ट था कैवेंडिश, और कैवेंडिश साइंटिस्ट नहीं बताया था, कैवेंडिश विद्वान नहीं बताया था कैपिटल जी के बारे में। और उन्होंने इसका वैल्यू भी दिया था, और वो वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कल हमने देखा था कि इसका यूनिट कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली किसी का भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार अगर आप यूनिट फाइंड आउट कर लिए तो सीधे तौर पे आप उसके डायमेंशन को इजी वे में बता पाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो देखिए ये फॉर्मूला आपके सामने है। अगर मान लेते हैं कि ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका अगर हम लोग यूनिट फाइंड आउट करेंगे, पिछले क्लास में हमने किया भी था, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फॉर्मूला से यहां से निकालने के बाद ये जी अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में m1 और m2 हो जाएगा। तो फोर्स का यूनिट आपको पता है होता है, अगर 10 न्यूटन कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये बल ही है। और अगर कहीं पे ऐसा भी आप लिखा हुआ देखते हैं जैसे कि फोर्स जो होता है सिंपली ये मास इनटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मास कहने का मतलब केजी, कोई भी चीज द्रव्यमान को किस में मापते हैं तो केजी में मापते हैं। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण को किस में मेजरमेंट करते हैं, ये इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहीं पे अगर लिखा हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है ये क्या है, फोर्स है, और इसी को बोला जाता है न्यूटन। तो कहीं कहीं पे लिखा हो रहता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो आप इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं, न्यूटन को आप ये भी टर्म बोल सकते हैं। तो जो फोर्स है, फोर्स के लिए जो टर्म आता है वो न्यूटन का आता है। सिंपली तौर पे अगर हम बात करें जो फोर्स का यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। और ये रेडियस यानी तो आप डिस्टेंस को मेजरमेंट किस में करते हैं, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए लेंथ की जरूरत होती है, यानी कि लंबाई को मापने के लिए आप मीटर का यूज करते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर उसका सीजीएस यूनिट होता है, लेकिन जो मीटर होता है ये इसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। उसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करेंगे वो एम स्क्वायर का टर्म यूज करेंगे। मीटर को एम से दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं, तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में मास है, ये दोनों का द्रव्यमान गिवन है, ये इसका और इसका दोनों का वस्तु का मास गिवन है, द्रव्यमान गिवन है। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो दो मास है इसलिए केजी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए आप सिंपली आप देख पा रहे होंगे कि जी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या यही यूनिट आपके सामने यहाँ बन करके आया? तो इजी वे में आप इसके यूनिट को यहाँ पे लिख पाए। अब इसी यूनिट को अगर डायमेंशन में कन्वर्ट करना होगा तो वो आप कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है। डायमेंशन अगर लिखना होगा, क्योंकि आप यूनिट डायमेंशन का टॉपिक आपका हुआ नहीं है, और हम ये मान के आपका क्लास लेते हैं कि चूंकि आपको बहुत कुछ चीजें पता होगी, चूंकि आप ये आपका जो क्लास चल रहा है ये एसआई मेंस का है, कहीं ना कुछ हद तक आपको पता ही होगा ही। और उतने भी आप ऐसा भी नहीं होगा कि आपको यूनिट डायमेंशन का नॉलेज नहीं होगा, थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा ही। तो हम उसी चीज को आगे लेते हुए इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है। और अगर इसका डायमेंशन लिखना होगा तो हम देखिए कैसे लिखेंगे। डायमेंशन लिखने के लिए, डायमेंशन भी लिखने के लिए आना चाहिए। अगर यूनिट लिख पाते हैं तो डायमेंशन लिखना बहुत इजी काम है। देखिए कैसे डायमेंशन लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज है कि डायमेंशन लिखने के लिए जिस चीज का आप डायमेंशन लिखते हैं उसको आप ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, और
उसके बाद आपका हमेशा कंसंट्रेशन होना चाहिए कहाँ पे, तो जिसका डायमेंशन निकाल रहे हैं, जिसका बीमा निकाल रहे हैं, उसके यूनिट पे होना चाहिए। ये इसका एसआई यूनिट है, जैसा कि मैंने कल भी आपके क्लास में चर्चा किया था। इस एसआई यूनिट को आप देखते हुए यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे, जैसे कि न्यूटन होता है, जैसे फोर्स है, यहाँ पे सिंपली देख लीजिए। छोटा सा टर्म हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए। जैसे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। इसी को हमने क्या बोला, मास इंटू एक्सीलरेशन केजी। एक्सीलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे आपको गुरुत्वात्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है, या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं, वो भी कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो देखिए उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि वो त्वरण है। तो जो एक्सेलेरेशन है, जो त्वरण है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और मास के लिए क्या हो गया, केजी। यहाँ से फोर्स के लिए अगर हम फोर्स का यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे, तो फोर्स को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और डायमेंशन लिखते समय हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए इस ऐसा यूनिट पे कंसंट्रेट। तो केजी के लिए कैपिटल लेटर एम का यूज करते हैं, मास कैपिटल के लिए कैपिटल लेटर ही हमेशा यूज करेंगे। जब कभी भी आप बीमा लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे, तो हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो केजी के लिए कैपिटल एम लिखते हैं। मीटर है तो इसके लिए लेंथ एल का यूज करते हैं, यही एल हो गया। नीचे टाइम यानी कि सेकेंड है तो इसके लिए कैपिटल टी का यूज करते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा नीचे। तो ये फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, mlt टू दी पावर -2। यहां से आप देख पा रहे हैं कि आपने फोर्स का डायमेंशन कैलकुलेट किया, उसका यूनिट फाइंड आउट किया, यूनिट पता चला, तो आपने डायमेंशन उसका लिख पाया, यानी कि उसकी बीमा को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे बता पाया। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे जो फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन लिखा, और डायरेक्ट हम इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब टर्म जो है आपको याद रखने पड़ेंगे कि फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, आपके एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या होते हैं, इस तरह से वेग का डायमेंशन क्या होता है, इसी तरह से और भी जो भी टर्म आते हैं फिजिक्स में, खास करके जैसे पावर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब जो भी टर्म आते हैं ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आपको सारे के सारे टर्म को आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि आप अगर आपको पता होगा तो आप उसका डिराइव कर सकते, जैसे कि पावर अगर आपको निकालना होगा, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अगर आपको एनर्जी यानी एनर्जी के बारे में अगर पता होगा कि एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, टाइम से डिवाइड करेंगे, आपको पावर का डायमेंशन निकल जाएगा। तो ये सब चीजें, छोटे छोटे चीजें आपको जो है वहां पे ध्यान रखने की चीजें है, और कुछ इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत सिंपल चीज है। और अगर आप सही समझ करके कोशिश करेंगे इसको ध्यान में रखने का, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप पावर का भी यूनिट और डायमेंशन इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा यूनिट फाइंड आउट किया, और उसी ऐसा यूनिट के हेल्प से हम यहाँ पे उसके बीमा को लिख पा रहे हैं, यानी कि उसका डायमेंशन को यहाँ पे लिख पा रहे हैं। तो जो फोर्स है इसका हम लोगों ने यूनिट लिखा, और फोर्स का हम लोगों ने डायमेंशन लिखा, तो वो डायमेंशन कितना आ गया, mlt टू दी पावर -2। तो डायरेक्ट हम इस फोर्स को न्यूटन लिखे, न्यूटन के लिए हम क्या लिखेंगे, इसका डायमेंशन ml टी टू दी पावर -2। और m स्क्वायर है, इसका मतलब मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब l का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में केजी स्क्वायर है, तो केजी यानी कि मास को हमने बोला कि कैपिटल एम से लिखने के लिए, तो ये कैपिटल एम से लिखेंगे, तो एम का केजी का स्क्वायर है, इसका मतलब एम का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली तौर पे अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, m का इनवर्स, चूंकि ये ऊपर जाएगा तो ये m इनवर्स हो जाएगा, ये l है, ये l स्क्वायर है, तो ये l क्यूब हो जाएगा, t टू दी पावर -2 हो जाएगा। ये आपका यहाँ से गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा निकल करके आएगा, इसी को बोलते हैं बीमीय सूत्र। और ज्यादातर एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ये आपका गुरुत्वीय तो आप ये बोल सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है उसका एसआई यूनिट पूछ लिया जाता है, और इस एसआई यूनिट के थ्रू कहीं ना कहीं डायमेंशन को भी फोकस कर लेता है। तो आप इजिली वे में यहाँ पे उसकी बीमा या डायमेंशन को आप लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। ये इस नेचुरल चीज था, मतलब ये जो चीज था आपका बेसिक चीज था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और ये आपको पिछले पिछले क्लास में भी हमने बताया था, और ज्यादा टफ चीज नहीं है अगर आप इजी बना करके इसको पढ़ेंगे तो। अब हम लोग चलते हैं आगे, इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये आपका थोड़ा सा था, मैंने बता दिया, जो लोग भी आज लाइव हुए होंगे उनको थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी, इसलिए हमने बता दिया। और अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कैपिटल जी के बारे में हम लोगों ने कल देख लिया था कि कैपिटल जी होता क्या है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये ध्यान में रखने की चीज है। इस वैल्यू को डायरेक्ट कभी कभी वैल्यू एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है।
ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इतना सारा क्लासेस डिस्टरबेंस हुए हैं, यानी कि डिस्टर्ब हुए हैं, फिर भी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म में जो है आपको ऐसी व्यवस्था दी गई है कि आप लाइव इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपका सिलेबस खत्म होना बहुत ही मुश्किल काम होता। अगर होता भी तो आपको बहुत कुछ स्किप करना पड़ता। आपको यानी कि खुद से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। फिर भी आपको यहाँ से लाइव क्लास दिया जा रहा है, तो ये आपके लिए कहीं न कहीं बहुत अच्छा चीज़ है। आप घर बैठे इसका जब तक लाइव क्लास चलता है तब तक आप अच्छे से पढ़िए। और थोड़ा-सा होता है जब आप आमने-सामने रहेंगे तो इंटरेक्शन कुछ और होता है। थोड़ा-सा लाइव क्लास में थोड़ी-सी ये परेशानी आपको ही नहीं, टीचर लोगों को भी होती है। आप अगर आप सामने रहते हैं तो ये पता चल पाता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से पकड़ पाए, कैच कर पाए। लेकिन सामने में अगर नहीं होता है तो थोड़ा-सा लगता है क्योंकि आप मैसेज करेंगे, फिर हम देखेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा, तब तक में चीज़ें आगे निकल जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा-सा इंटरेक्शन तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ दी दी जा रही है तो ये कहीं न कहीं बहुत बेटर है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और घर पे सारे क्लास को देखिए। इसके बाद आपका शायद बायोलॉजी का क्लास होगा, रमोद सर का होगा, तो सारे क्लास को आप अच्छे से देखिए, वॉच कीजिए। अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपिटल जी के बारे में, जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसके बारे में हमने कल भी बात किया था कि किसने इसके बारे में बताया, कैवेंडिश ने बताया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसके यूनिट डायमेंशन यूनिट कैसे निकालेंगे, इसके डायमेंशन को कैसे पता कर पाएंगे, ये सारी चीजें हमने आपको बता चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक स्मॉल जी होता है, एक कैपिटल जी, एक स्मॉल जी होता है। स्मॉल जी के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। स्मॉल जी जो होता है ये गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको। अब ये इसकी वैल्यू जो होती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सारी दुनिया मानती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मानते हैं, पूरे फिजिक्स में यही चीज यूज होता है। और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसको सारी दुनिया यूज करती है। और कहीं कहीं पे आप देखते होंगे 10 मान करके भी लिया जाता है। तो 10 इसलिए लिया जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाए, इसलिए वहां पे 10 मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में जब तक 10 नहीं दिया होगा, 10 लेकर के सॉल्व करना है, तब तक आप 10 लेके सॉल्व नहीं करेंगे। जब आपको गिवन होगा कि हाँ 10 लेकर के सॉल्व करना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर के सॉल्व करना है, तब इजीली हम आप 10 लगाएंगे, तो आंसर उसी के अकॉर्डिंग आपको गिवन होगा। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो आपको 9.81 ही लेना होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है जनरली। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। स्मॉल जी पे बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ सरफेस पे जी का मान क्या होता है, चंद्रमा पे चले जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, अगर अर्थ के अंदर डेप्थ में चले जाते हैं तो क्या होगा, अर्थ के हाइट में चले जाएंगे तो क्या होगा, अर्थ रोटेट करते करते अगर वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब एक टर्म आता है यहाँ पे, थोड़ा सा एक टर्म के बारे में बात करेंगे हम, इसके बाद हम स्मॉल जी के ऊपर आएंगे। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं वो बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, जिसको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, सिंपली तौर पे समझिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता क्या है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, हमारी आवाज जहां तक जा रही है वो हमारा इफेक्ट है। उसी तरह से कहने का मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है जो जहां तक ग्रेविटी का, जहां पे उस फोर्स का अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां तक काम करता है वो उनका क्षेत्र होता है। तो कहीं पे अगर डेफिनेशन के तौर पे, इसमें डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, समझने की बस जरूरत है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसको बोलेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो आकर्षण बल है, उनका इफेक्ट जहां तक जाता होगा उनका वो क्षेत्र हो जाएगा सिंपली। जैसे कहने का मतलब है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इनका इफेक्ट जो है इन सारे डायरेक्शन में जा रहा है, इन सारे डायरेक्शन में, और इनका इफेक्ट जहां तक जा रहा है ये इनका क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हो जाएगा। जस्ट लाइक इसको सिंपली समझने की चीज है यहाँ पे। और अगर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को हम लोग अगर देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो ताकत होती है, इनका जो ताकत होती है, उनकी पहचान उनकी तीव्रता से होती है कि कहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है ज्यादा काम कर रहा है, कहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम काम कर रहा है, ये देखा जाता है इनकी तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे डायरेक्शन में फोर्स तो लगेगा, लेकिन फोर्स डिपेंड करेगा कि वस्तु के बीच के दूरी कितनी है और वस्तु का मासेस कितने हैं। मासेस अगर बहुत ज्यादा होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेंगे, मासेस अगर कम होंगे तो फोर्स कम डेवलप होंगे उनके बीच में, और अगर दूरी ज्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। क्यों, हम यहां से देख पा रहे थे जब हम लोग ने कल इक्वेशन देखा था, जो फोर्स था, जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ये समानुपाती होता है दोनों मास के गुणनफल का, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों मास के बीच के सेंटर डिस्टेंस का स्क्वायर का, यानी कि आर स्क्वायर जो क्या होगा यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्लियरली ये चीज दिख रहा है।
अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, इन दोनों के बीच में ये मास m1 है, ये मास m2 है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r गिवन होगा। तो अगर ये डिस्टेंस मान लेते हैं मास वही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर इस डिस्टेंस को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, इसके पोजीशन को हम अगर नजदीक या दूर लेके जाएंगे तो उसके हिसाब से फोर्स ज्यादा और कम होगा। तो हम यहाँ पे कह पाएंगे अगर मास चेंज नहीं हो रहा है तो मास तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। तो सिंपली उसको हम 1/r² लिख देंगे। लेकिन इसको यूज करने के लिए आप कहेंगे जो मास इसमें लिया हो गया है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो एक समान है। मास नहीं बदल रहा है वस्तु का, क्या बदल रहा है, उसकी दूरी बदल रही है। अगर ये बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अगर दूरी घटाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमने कल एक पॉइंट और बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस जो होता है फोर्स जहां तक डेवलप कर पाता है वो था 10⁻⁷ मीटर। 10⁻⁷ मीटर से अगर दूरी होगी तो उस कंडीशन में गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियम है ये फेल कर जाता है, वहां पे ये लागू नहीं होता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से पाया था ऐसा, जिसको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो कल वो पॉइंट हम आपको लिखाई दिए थे। तो इस तरह से वेरिएशन होता है इनका। तो ये डिपेंड करेगा, अगर दूरी ज्यादा होगा, दूरी अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। तो ये फोर्स की जो ताकत होगी, उसकी ताकत ही उसकी क्या होती है, तीव्रता होती है, यानी कि उसकी इंटेंसिटी होती है। तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं जो तीव्रता होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो तीव्रता है यानी इंटेंसिटी है, वह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि कहने का मतलब है कि उसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। परिमाण कहने का मतलब है उसकी वैल्यू डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और दिशा कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वो लग रहा होगा, बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो उसी दिशा में उसकी तीव्रता होगी, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वहां पे डिफाइंड हो जाता है। इसलिए ये एक सदिश राशि होती है। तो आप कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वह एक सदिश राशि होती है, क्योंकि उसमें परिमाण भी होता है और उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, दिशा भी होता है। हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा स्केलर वेक्टर जो भी टर्म है या सदिश अदिश जो आप पढ़ते होंगे, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन इन सब टॉपिक से थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हम लोग पहले कवर अप इसको करेंगे। तो ये छोटे से पॉइंट था जिसके बारे में हम लोग बात किया कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसको बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो उसकी आप ये बोल सकते हैं कि उसकी ताकत ही होती है, जो बल की ताकत होती है वो इसकी क्या होती है, तीव्रता होती है। यानी कि उसके बल के वैल्यू, बल का वैल्यू अगर कम होगा तो उसकी तीव्रता कम होगी, बल का वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उस तीव्रता क्या क्या होता है, दिशा होगा। ये आपको ध्यान में रखने की बात है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जो बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं। हम फोर्स बता दिए क्या होता है, न्यूटन ने क्या बताया वो हम बता दिए। इसके बाद हम आपको कैपिटल जी के बारे में बता दिए, यूनिवर्सल गुरुत्वाकर्षण, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है वो बताया हमने, यूनिट डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताया हमने। अब हम लोग आगे चलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जानने के बाद हम लोग चलते हैं आगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको पीडीएफ सारा दे दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर हमें, हमारे पास तो नोट्स है ही नहीं, हम पढ़ेंगे कैसे। तो आपको ये, हम जो भी टॉपिक आपका चलेगा वो टॉपिक से रिलेटेड आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। वो पीडीएफ आपके सामने रहेगा, तो आपको जस्ट और भी अच्छा नीट एंड क्लियर आपको समझ में आएगा। तो वो पीडीएफ हम आपको फिजिक्स का जो भी टॉपिक का होगा वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, और स्मॉल जी से गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण का यूनिट क्या होता है आपको पता है। इसकी इसकी एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे सीधे तौर पे लिखें कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो गुरुत्वीय त्वरण का जो एसआई यूनिट होगा वो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जी होता है, स्मॉल जी जो होगा, जो गुरुत्वीय त्वरण है,
ये वेरिएबल होता है। जिस तरह से हमने कैपिटल जी के बारे में बात किया था, कैपिटल जी जो होता है वो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन वेरिएबल का मतलब होता है कि पोजीशन टू पोजीशन क्या होता है, वो वेरी करता है। जैसे कि आप सुने भी होंगे ऐसा कि अर्थ पे है, अर्थ के पोल पे तो इसका वैल्यू इतना होता है, अगर हम चले जाते हैं चंद्रमा पे चले जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है G/6 हो जाती है डेप्थ में। अगर हम अर्थ के सेंटर पे चले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल खत्म हो जाता है। इन सारे चीजों को स्पेस में चले जाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड ही खत्म हो जाता है, यानी कि वहां पे कोई ग्रेविटी काम नहीं करता है। तो जो भी वस्तुएं स्पेस में चले जाती है वो तैरने की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, तो वो हमेशा तैरने की स्थिति में रहती है। तो हम लोग इन सारे चीज को पढ़ेंगे ही। तो जो स्मॉल जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्मॉल जी जो है ये आपका वेरिएबल है। ये आपका वेरिएबल है। वेरिएबल कहने का मतलब है, वेरिएबल कहने का मतलब है इनकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी अकॉर्डिंग टू पोजीशन। पोजीशन जैसे चेंज होगा आपका, वैसे आप ग्रेविटेशनल जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। लेकिन जो हमने इससे पहले कैवेंडिश के बारे में बताया था कि कैवेंडिश ने कैपिटल जी के बारे में बताया था, कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उस वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है यूनिट के साथ साथ। अगर यूनिट नहीं निकाल पाते हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे। फोर्स जो होता है ये समानुपाती होता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का, या नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे फोर्स होता है Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर का। यहाँ से आप इसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट निकाल लेंगे तो आप डायमेंशन भी इजिली वे में उसका लिख पाएंगे। तो जो जी है इनका वेरिएशन होता है, इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक रिलेशन होता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इनका ऐसा यूनिट हमने लिख लिया। अगर इनके बीमीय सूत्र के बारे में बात करें, अगर हम बीमीय सूत्र के बारे में बात करेंगे तो मीटर है, यहां तो कोई मास गिवन है, द्रव्यमान तो है नहीं इसमें। इसका मतलब है कि उसके पावर में हम क्या लिख देंगे, जीरो। बीमीय सूत्र अगर लिखेंगे तो आप इसको कैपिटल जी को ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए। एम का पावर जीरो, किसी का भी पावर का अगर वैल्यू जीरो होता है तो उसका मान वन होता है। पूरे दुनिया पे पावर जीरो रख दीजिए, उसका मान हमेशा वन होगा। ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए, तो इसका मीनिंग, ये लिखने का स्टैंडर्ड वे है, लिखने का तरीका होता है, किसी का भी पावर अगर जीरो कर देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। जैसा कि हम लोग सब मानते आ रहे हैं, ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, हर चीज से रिलेटेड है, और इनको आपको भी फॉलो करना है कि किसी का भी पावर अगर जीरो होगा तो उसका वैल्यू वन होगा। बस ये लिखने का तरीका होता है कि स्टैंडर्ड वे में कैसे लिखेंगे। तो इसमें तो कोई मास गिवन है नहीं, तो उसके लिए हम क्या कर दिए, इसके पावर में जीरो लगा। आप लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी एक स्टैंडर्ड वे में लिखने का ये तरीका है। अब यहाँ पे मीटर है तो मीटर को क्या करेंगे, लेंथ से दिखाते हैं। और नीचे में सेकंड स्क्वायर है तो उसको किससे दिखाएंगे, टी स्क्वायर से दिखाएंगे। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही चीज आपको निकल करके क्या आ जाएगा, m का पावर जीरो, l t टू दी पावर -2। क्योंकि इस टर्म को आप ऊपर ले जा रहे हैं तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर m का पावर जीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, l t टू दी पावर -2 भी लिख करके अगर आ जाते हैं तो भी इसकी ऐसा यूनिट है, यानी कि इसका बीमीय सूत्र है, इसका डायमेंशन है। इस तरह से डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसके बारे में और बात करते हैं। जो जी स्मॉल जी होता है उनका मान क्या होता है, वेरिएबल होता है, इनका वेरिएशन होता है, इनकी वैल्यू बदलती जाती है। जैसे जैसे आप पोल पे जाएंगे, इक्वेटर पे जाएंगे, घूर्णन होगा अर्थ का, तो उसके हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेवलप होता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्मॉल जी है इनकी वैल्यू कितनी होती है। स्मॉल जी का वैल्यू अगर हम लिख देते हैं, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये इसकी एसआई यूनिट है। ये देखिए एसआई यूनिट हमने लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये इसकी एसआई यूनिट है। आप इसको सीजीएस यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट में मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप यहाँ पे इतना मीटर है, इसका मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा। सेकंड जो होता है आपका, सीजीएस हो, एफपीएस हो, एसआई हो, सेकंड का यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा सेकंड ही रहता है। और कैपिटल टी उसके डायमेंशन के लिए हमेशा यूज करते हैं। तो इस तरह से, एक मिनट, थोड़ा एसी ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा गर्मी बहुत लग रही है।
चंद्रमा पे देखेंगे, चंद्रमा पे जैसा कि पूछ लिया जाता है, कभी बहुत बार पूछ लिया गया कि चंद्रमा पे वैल्यू कितना होता है स्मॉल जी का। तो चंद्रमा पे जो वैल्यू होता है, चंद्रमा पे जी का मान जो होता है वो G/6 हो जाता है। चंद्रमा पे जो जी का मान होता है वो G/6 हो जाता है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, वो G/6 हो जाता है, ये मान आपको ध्यान में रखना है। इसी को आप दूसरे टर्म में ये भी बोल सकते हैं कि जो जी का मान होगा, यानी कि अब जी डैश हो जाएगा, चूंकि अलग हो गया तो ये कितना होगा, तो G/6 होगा। आप इसको बोल सकते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू है, लेकिन कहाँ पे इसकी वैल्यू है, चंद्रमा पे इसकी वैल्यू होती है। G/6 का मान इतना होता है सिंपली। तो सिंपली तौर पे हम ये कहें तो स्मॉल जी का वेरिएशन होता है, आपका कह सकते हैं कि पोजीशन टू पोजीशन इनका वेरिएशन हो जाता है। अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे, या अर्थ के पोल पे देखेंगे, अर्थ के इक्वेटर पे देखेंगे, रोटेट करते हुए देखेंगे, तो इनकी वैल्यू चेंज होती है। इसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज है, हमने स्मॉल जी भी पढ़ लिया, हमने कैपिटल जी भी पढ़ लिया। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन कैसा है, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये जस्ट लाइक आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। और हाँ, एक पॉइंट और बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुरुत्वीय त्वरण के लिए। ये किसी वस्तु के मास पे डिपेंड नहीं करता है। मास कितना भी हो, इनकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। वस्तु कहीं भी रखी हुई हो, वस्तु कहीं भी ऐसा रखा हुआ वस्तु है, ऐसा रखा हुआ वस्तु है, ऐसा रखा हुआ, कैसा भी वस्तु रहे, हमेशा जी का मान वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, नीचे की दिशा में हमेशा काम करता है। ग्रेविटेशनल त्वरण, गुरुत्व त्वरण जिसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, हमेशा वो नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा। ये गांठ बांध लेना है। ये किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो स्मॉल जी है, गुरुत्वीय त्वरण है, ये किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसको गांठ बांध लेना है। हमने आपको जो पीडीएफ गिवन होगा, आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ में आपको ये चीज मेंशन कर दिया जाएगा, आप देख पाएंगे उस चीज को। तो चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कि किस तरह का रिलेशन होता है, जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है, जिसको आपको भी फॉलो करना है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में ये चीज यूज होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे विकास कुमार। चलते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, जिसको आप यहाँ पे बोलेंगे स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध है, तो कैसे संबंध है इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सीधे तौर पे समझें, ये मान लेते हैं अर्थ है। अर्थ जैसा कि माना गया है, सब लोग मानते जा रहे हैं कि अर्थ जो होता है थोड़ा स्फेरिकल टाइप का होता है। स्फेयर नहीं है, थोड़ा सा चिपटा हुआ होता है। होता गोल ही है, लेकिन थोड़ा सा चिपटा हुआ होता है, जिसका ये डिस्टेंस, जो ये रेडियस होता है वो थोड़ा कम होता है, ये रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है। यानी कि पोल वाला जो रेडियस होता है वो थोड़ा कम होता है, ये रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है, जो इक्वेटर वाला होता है। कहने का मतलब ये है कि अर्थ को स्फेयर मान करके ही चलते हैं, क्योंकि अर्थ एक, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, ऐसा देखा गया, तो अर्थ को स्फेयर माना गया है। जो अर्थ है ये स्फेरिकल टाइप का है, स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा चिपटा हुआ होता है, ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। इस तरह का जो सेब का आकार, एप्पल का आकार होता है, जस्ट लाइक वैसा ही होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, जो अर्थ है इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। इसको हमने बोल दिया ये अर्थ का क्या है, सेंटर है। और अर्थ में जो मासेस हैं वो हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस हैं, हर जगह इसका कहीं ना कहीं मास होता है, हर जगह मास है, पूरा का पूरा मास भरा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, हर जगह मास है, तो इससे किसी का रिलेशन निकाल पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसके जितने भी मास है, सारे मास को इसके सेंटर पे रख देते हैं, और उसको हम बोल देते हैं कि ये कैपिटल एम है।
हमने क्या बोला, ये अर्थ है। अर्थ में छोटे छोटे मास, सारे छोटे छोटे मास को मिला करके ही तो अर्थ बना है। तो ये अर्थ जो है, सारे मास को, चूंकि सारे मास को अगर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आप किसी चीज को कोरिलेट करना थोड़ा डिफिकल्टी होती है। तो क्या करते हैं, जितने भी छोटे छोटे मास हैं, सारे मास को क्या करते हैं, इसके सेंटर पे रख देते हैं। तो जो टोटल मास है अर्थ का, वो सारा का सारा कहां केंद्रित हो गया, तो उसके केंद्र पे केंद्रित हो गया, यानी कि उसके सेंटर पे हो गया, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल एम। अब एक मास हम ले लेते हैं अर्थ के यहाँ पे पोल के पर, और इसको बोलते हैं पोल, जनरली इसको पोल बोला जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक दूसरा मास जिसको हम बोलते हैं ये स्मॉल मास है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हमने बोल दिया, चूंकि ये अर्थ है तो अर्थ का ये क्या है, इस तरह से अर्थ, ये पूरा अर्थ गोल है तो कहीं ना कहीं ये सेंटर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेडियस होगा, ये इसकी पेरिफेरी होगी, परिधि होगी। तो ये इनका क्या हो जाएगा, रेडियस, जिसको हमने बोल दिया आर। अर्थ का टोटल मास कहां पे है, तो उसके सेंटर पे है, जिसको हमने बोल दिया कैपिटल एम। एक मास हमने छोटा सा ले लिया जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आर है। तो आप जानते हैं, जाहिर सी बात है, हम आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, अगर ब्रह्मांड में कभी कहीं भी दो वस्तु अगर रखी हुई है, तो उन दोनों वस्तु के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा, तो हमेशा आकर्षण बल काम करता है। तो जाहिर सी बात है, इसमें एक आकर्षण बल यहाँ पे काम करेगा, ये रेडियस आर है, आकर्षण बल काम करेगा। मान लेते हैं जो फोर्स लग रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब सीधी तौर पे हम ये कहें कि ये जो फोर्स लगा रहा होगा, वो तो इसके वेट के बराबर। वेट क्या होता है, जैसे कि सिंपली अगर हम देखते हैं, आप अपना ही वेट करवाते हैं, तो आप अपना मास नपा करके नहीं आते हैं, आप अपना द्रव्यमान नहीं बताते हैं। आपके अंदर अगर आपका वेट की अगर हम बात करेंगे, आपके वेट अगर 60 केजी है, तो आप द्रव्यमान बोलते हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका मास कितना है, ऐसा लोगों को थोड़ा बोलने में थोड़ा सी, ये लोग थोड़ा रॉन्ग बोलते हैं, जैसे कि वेट अगर बोलते हैं तो वो न्यूटन में जाना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको केजी में बोल देते हैं। तो वेट नहीं होता है जनरली, वो भार नहीं है, वो द्रव्यमान है। द्रव्यमान बोले तो, द्रव्यमान कहने का मतलब है कि सिर्फ मास है, और भार बोले तो उसमें उसके मास से उसके त्वरण को, यानी कि गुरुत्व त्वरण को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये वस्तु है, तो इस वस्तु का मास तो m है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है, लेकिन इसका वेट अगर हम फाइंड आउट करेंगे, तो वेट के लिए जो g हमेशा काम करेगा। अभी हमने बताया था कि जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमेशा g नीचे की ओर काम करता है, तो इसका वेट कितना होता है, तो वो mg हो जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और जो वेट होता है, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मास है तो ये केजी है, जी है तो इसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो देखिए आप, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, न्यूटन बल का यूनिट होता है, न्यूटन इकाई जो मात्रक होता है वो बल का होता है, और ये वेट है। तो कहीं ना कहीं अगर यूनिट सेम है, तो वो दोनों चीजें क्या है, एक है। यानी कहने का मतलब है कि बल भी जो है, सॉरी, वेट भी जो है, भार भी जो है, एक तरह का क्या होता है, बल ही होता है, यानी कि भार जो है वो एक तरह का बल होता है। तो कहने का मतलब, इस वस्तु के लिए द्रव्यमान तो इसकी m है, लेकिन इसका भार किधर लगेगा, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भार होगा, क्योंकि g नीचे की ओर काम करता है, और वो भार जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो भार जो है आपका mg के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, चूंकि ये भी एक फोर्स है, चूंकि हमने इसको फोर्स बोल दिया, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु यहाँ पे तभी रखा रहेगा जब ये फोर्स जो है इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को उतना ही अट्रैक्ट करेगा, ये जितने ताकत का ये फोर्स होगा, उतनी ही ताकत का ये भी फोर्स होगा, तो दोनों तभी जाकर के ये वस्तु यहाँ पे रखा हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि अर्थ सरफेस पे अगर हम लोग खड़े हुए हैं, तो हमारे ऊपर जितना अर्थ फोर्स लगा रही है, वो जितना हम लगा रहे हैं, उतना ही अर्थ हम हमारे ऊपर भी लगाती है। तो हम यहाँ पे बैलेंस है, हम यहाँ पे रह रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली तौर पे हम ये कहें, तो इस कंडीशन में ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए किसी वस्तु को यहाँ पे रहने के लिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, इस सिचुएशन से हम देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दो वस्तुओं के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इस वस्तु के द्वारा जो भार होगा वो कितना होगा, mg के बराबर होगा, जिसको हमने बोल दिया w। ये w लिख दीजिए। आप ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कैसे कैलकुलेट करें, दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप लिखते हैं कैपिटल G,
कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डिस्टेंस कितना है, तो आर डिस्टेंस है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल फोर्स हम आपको बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो जी m1 m2 अपॉन में क्या होता है, आर स्क्वायर। दो मास के बीच में डिस्टेंस आर था तो ऐसा लेते थे, यहाँ पे दो मास रखा हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, यहाँ पे हमने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे जो वेट है इस वस्तु के लिए, जो वेट है वो कितना लगा हुआ है यहाँ पे, तो वो mg है। यानी कि इन दोनों फोर्स को क्या होना होगा, बैलेंस होना होगा, तभी ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये स्मॉल कट जाएगा, तो जो g हमारा निकल करके आया वो वैल्यू हमारा आया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कहां का वैल्यू है, ये पोल का वैल्यू है। इसको बोलते हैं पोल, यानी कि ध्रुव बोला जाता है। हिंदी में बोले तो आप इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको पोल बोला जाता है। ये वाला जो पोजीशन है इसको पोल बोला जाता है, जहां पे वस्तु को हमने रखा था। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताइए अर्थ के पोल पे जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां देखिए, इसमें वस्तु का मास गिवन नहीं है, इसमें अर्थ का मास गिवन है। कैपिटल एम का मतलब है अर्थ का मास, आर का मतलब है इनका रेडियस, इनकी त्रिज्या। तो जो स्मॉल जी है उसका वैल्यू जो है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन है दोनों के बीच में, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में ये रिलेशन है। अब इसी के अनुसार से ये वेरी करता है। ये अर्थ है तो अर्थ का कहीं ना कहीं ये इक्वेटर वाला लाइन होता है, ये इसका पोल होता है, यहाँ पे ये सेंटर होता है। इसके नीचे जाते हैं तो इसके डेप्थ में जाते हैं, या इसके ऊपर जाएंगे तो देखेंगे जी का मान क्या होगा। तो आप एक चीजें तो क्लियर होगी कि वस्तु अगर पोल पे रहेगा तो उसका मान कितना होगा, इतना होगा। और ये मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ये वैल्यू जो होता है वो वैल्यू मैक्सिमम होता है। पोल पे जो वैल्यू मिलता है ये मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, यानी कि महत्तम मिलता है। जो ये वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। पोल के ऊपर स्मॉल जी का जो मान होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो कितना होता है, तो जी कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो मास है वो अर्थ का मास है। वैसे आपको जानते हैं कि पृथ्वी का मास कितना होता है, पृथ्वी का मास यानी कि द्रव्यमान। तो पृथ्वी के द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो ये होता है 6 इंटू, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो 6 इंटू 10⁻24 केजी होगा। चूंकि द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का यूनिट क्या होना चाहिए, केजी होना चाहिए। इतना द्रव्यमान होगा, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी की त्रिज्या के बारे में बात करें, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस कितनी होती है, सब लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा। ये होता है आपका 6400 किलोमीटर। ये इसकी त्रिज्या होती है, लगभग 6400 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं होता है, हमने पहले ही बोल दिया एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये सब एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लगभग 6400 मान करके चलते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी का जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो एक चीज आपके सामने तो क्लियर हो गई कि द्रव्यमान अलग चीज होता है और वेट अलग चीज होता है। वेट एक तरह का बल होता है। वेट करने का मतलब है किसी के द्रव्यमान में उसके जी को मल्टीप्लाई करेंगे, कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण को मल्टीप्लाई करेंगे तभी वेट निकाल सकते हैं। और सिंपली तौर पे बोले तो इसका मास अलग होगा, इसकी वेट अलग होगी, इसकी भार अलग होगी, लेकिन इसका मास अलग होगा। कहने मतलब इसका द्रव्यमान अलग होगा और इसका भार अलग होगा। ये दोनों पॉइंट को हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा, दोनों चीज अलग चीजें होती है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, वेट कितना है तो इतना केजी है। क्या वेट का यूनिट केजी में हो सकता है? वेट कभी केजी में नहीं होता। वेट हमेशा एक तरह का बल होता है, तो वो न्यूटन में होगा। लोग ऐसा रॉन्गली बोलते हैं जनरली। तो बहुत ऐसे वर्ड हैं जो जिसको लोग जनरली ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसे नहीं बोलेंगे। इनका भार कितना हो तो न्यूटन में ही ट्रीट करेंगे। अगर किन्हीं का द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है, कितना मास है, वो मास के ऊपर बात करेंगे। कितना मास है तो 60 केजी, 65 केजी, 80 केजी जो भी है वो वहां पे इस चीज पे बात करता है। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो संबंध है वो जी संबंध कैसा है, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, जिसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। और ये पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर के आसपास होती है। तो और जो जी का मान होता है ये मैक्सिमम कहां पे होता है, तो पोल पे होता है। यहाँ पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है। तो आज के बात आपको ध्यान में रखना, ये अर्थ है, अर्थ के पोल पे कोई वस्तु रखी हुई है तो वहां पे जो जी का मान होगा ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर होगा।
और ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो m है ये अर्थ का मास होता है, ये रेडियस है दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस। तो इन पॉइंट को आपको ध्यान में रखने की बात है, बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और g का मान जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस बार फिर से बता रहे हैं। जो स्मॉल g है, जो स्मॉल g है ये वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता कि ज्यादा द्रव्यमान का है तो उस पे g ज्यादा काम करेगा, कम द्रव्यमान है तो कम काम करेगा। हमेशा वैल्यू जो है सेम ही काम करता है, लेकिन हाँ पोजीशन अगर चेंज कर देंगे, यहां से यहां लेकर के आ जाएंगे, पोल से ऊपर चला जाएगा, यानी कि पोल के अंदर डेप्थ में चला जाएगा, ये रोटेट करते हुए इक्वेटर पे पहुंच जाएगा, रोटेट करते हुए इक्वेटर से पोल पे चला जाएगा, तो उस कंडीशन में वैल्यू अलग अलग हो जाती है जी की वैल्यू। तो जो जी है, स्मॉल जी है, वो मास पे द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये पॉइंट आपको वैसे पीडीएफ जो मिलेगा उस पीडीएफ में आपको गिवन होगा। अब देखिए कभी कभी छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछ ले आता है, उस क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जो लोग मैथमेटिक्स जिनका थोड़ा अच्छा होगा, आप मैथमेटिक्स के तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले आता है कि अगर उसके त्रिज्या को, रेडियस को अगर 1% से बढ़ा दिया जाए या त्रिज्या को 1% से घटा दिया जाए तो जो जी में इफेक्ट पड़ेगा वो कितना इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो जी है उसके इफेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा। अगर इसको हम बढ़ा घटा देंगे, 1% से बढ़ा दिए या 1% से घटा दिए, ये कांस्टेंट टर्म है तो रिलेशन तो इसी के साथ होगा। अगर त्रिज्या को 1% से बढ़ा दिए तो इसका मान क्या होना चाहिए देखेंगे हम लोग। अगर इसके वैल्यू को 1% घटा देंगे तो इसका मान क्या होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम आपको फॉर्मूला देते हैं, वैसे आप लॉग वगैरह लगा करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी, उतना प्रोसेस को आपको ध्यान में रखेगा। जो छोटा सा एक सिंपल पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे और देखते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। हाँ, ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है, जो आप फॉर्मूला देखते हैं, जो शॉर्टकट देखते हैं, वो हमेशा शॉर्टकट ही रहता है। वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, वो आधा अधूरा ही रहता है। शॉर्टकट का मतलब होता है आधा अधूरा, याद रहेगा तो आपको आप लगा पाएंगे, नहीं तो आप दूसरी जगह फेल भी हो जाता है। तो ये चीजें होती है इस चीज के लिए। लेकिन आज का जमाना जो है थोड़ा फास्ट हो चुका है, हर चीजें का शॉर्टकट निकल करके सामने आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको भी शॉर्टकट बन करके रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भीड़ में शॉर्टकट का काम चल रहा है और आप लेंदी प्रोसेस से जा रहे हैं, तो सिलेक्शन होना बहुत डिफिकल्ट काम होगा। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, जो भी चीज सामने आ रही है शॉर्टकट आप इसको ले लें, और कहीं ना कहीं आप कोशिश करें, अगर आपको याद रहती है तो ठीक है, नहीं याद रहती है तो कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने देखा कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक रिलेशन हम लोगों ने पाया, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये कैपिटल जी नहीं बदलने वाला है, हमने पहले भी बोला था कैपिटल जी नहीं बदलने वाला है, अर्थ का मास नहीं बदलने वाला है, ये दोनों नहीं बदलेगा। तो बदलेगा क्या, ये दोनों। तो रेडियस के बढ़ने से इन पे इफेक्ट पड़ेगा, रेडियस के घटने से इफेक्ट पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये अगर बढ़ेगा तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, इस ये घटेगा तो इस पे इफेक्ट जाएगा जाएगा। तो ये पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो हमारे पास यहाँ पे एक टर्म आ गया कि ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज होने वाली है नहीं, तो वैल्यू जो चेंज करेगी 1/r²। इस तरह से वैल्यू का चेंजिंग होगा, इस तरह से वैल्यू चेंज करेगा, इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी के लिए हम एक शॉर्टकट फार्मूला आपको देने वाले हैं कि जो परसेंटेज चेंज स्मॉल जी में होगा वो कितना होगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये फार्मूला है, जस्ट लाइक इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। तो फार्मूला हमेशा हम बार बार बोल रहे हैं कि फार्मूला शॉर्टकट, जो शॉर्टकट हम लोग सीखते हैं, ये फार्मूला जो भी यूज करते हैं, ये सब हमेशा क्या होता है, कहीं ना कहीं अधूरा ही रहता है। फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट होते हैं वो जनरली आधे अधूरे ही रहते हैं। तो फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, तो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे लेस देन 5%, 5% से, यानी कि जो रेडियस है, जो आर है, वो लेस देन 5% से ज्यादा और कम होगा। यानी 1% की वृद्धि हो सकती है त्रिज्या में, 2% की वृद्धि हो सकती है, 3% की वृद्धि हो, 4 की हो सकती है, 5 की, लेकिन 5 से कम के ही माने। तो 5% से कम हो सकती है, 2% से कम हो सकती है, 3% से कम हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जस्ट लाइक इस फॉर्मूले को देख लीजिए, थोड़ा सा कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा ही में नहीं तो फिर आगे काम आ जाएगा। जस्ट लाइक थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस हम कर देते हैं। तो ये है परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी, कितना
चेंज होगा स्मॉल जी पे, वो फॉर्मूला है पावर ऑफ आर। पावर ऑफ आर, आर का पावर क्या है 2, पावर ऑफ आर, ये त्रिज्या है, पावर ऑफ आर, आर के ऊपर यानी कि त्रिज्या के ऊपर कितना पावर है वो लिखेंगे यहां पे, गुना परसेंटेज चेंज, भोला कुमार ओके, कंटिन्यू देखिए, क्लास देखिए भोला जी। तो पावर ऑफ आर, जो लोग भी, बहुत सारे लोग लाइव हैं आज तो, और अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बहुत दिन के बाद आमने सामने हुए हैं। जो लोग भी लाइव अभी देख रहे हैं, जो लोग भी ऑफलाइन के जितने भी बच्चे थे बहुत ही अच्छे थे, और अच्छा लग रहा था आप लोगों की क्लास, जो आप लोग का ऑफलाइन क्लास चल रहा था सबके साथ इंटरेक्शन अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो लेकिन ऐसी घटना जब घट गई तो इस कंडीशन में आपको ये ऐसा प्रोवाइड किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है कि घर बैठे आप इस चीज़ को देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ मिलते हैं, लेकिन आपको जेन्युइनली वहाँ पे फ़ील, मतलब वो चीज़ नहीं मिल पाता है। जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादातर आपको समझ में आती है। या रुपेश आनंद ओके, हाँ, सब लोगों से मिले हुए हैं, अच्छा लग रहा है कि सब लोग कांटेक्ट में हैं। और आप लोग जैसे ही क्लास वगैरह खत्म होती है, या फिर आपका जैसे ही ये सब वायरस का ये चीज खत्म होता है, तो आपका ऑफलाइन क्लास फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा मे बी। तो क्लास होना चाहिए ऑफलाइन, तो उसमें आप लोग सब आइए, तो हम मिलेंगे, अच्छा लगता है सब लोगों के साथ। और हाँ, सबका रिजल्ट हो तो आप लोग सब कांटेक्ट कीजिए, अच्छा लगता है कि आपका रिजल्ट हुआ है। और हम चाहेंगे कि जितने स्टूडेंट हैं इन्हीं में से कहीं न कहीं ज़्यादा रिज़ल्ट बन कर गया है। तो वो अगर अच्छा फ़ील होता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं आपका रिज़ल्ट हुआ है, तो कहीं न कहीं आपसे भी खुशी हमको मिलती है। यानी कि हमने कुछ पढ़ाया, अगर तो हमारा पढ़ाया हुआ थोड़ा-सा भी काम आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको थोड़ा-सा एनर्जेटिक होकर के पढ़ाई करना है, मन से पढ़ाई कीजिए, बाद बाकी दूसरा चीज़ सोचना नहीं है, पढ़ते जाइए, रिज़ल्ट का और दुनिया में क्या चल रहा है उसको भूल जाइए। पढ़ते जाइए, अपना काम करते चले जाइए, सही से, लेकिन हाँ, ये दिमाग में रहे कि हमेशा क्वेश्चन लगाना है। ये पॉइंट आपका मेन होना चाहिए कि डेली पर डे का 300-400 क्वेश्चन लगाना आपको। जब तक 300, 400, 500 क्वेश्चन आप नहीं लगाते हैं पर डे का, इतने कम समय में आप इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है। तो आपको पर डे 300, 400, 500 क्वेश्चन डेली का लगाना है। क्वेश्चन कहाँ से भी मिले, जहाँ से मिलता है, जो भी क्वेश्चन मिलता है, हर क्वेश्चन को लगा जाइए, कि आपको वहाँ देखते हुए आपको तुरंत क्लिक कर जाए कि हमें ये ऑप्शन हमने देखा रखा है पहले, आप कोरिलेट कर पाएँ, किसी 2-3 ऑप्शन को आप छाँट पाएँ, उसकी हेल्प से आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर आप मेहनत कितना करते हैं, आप कितना क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन वोश्चन जितने भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 5 नंबर, 2 नंबर, जिससे 2 नंबर भी आते हैं, उन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन लगाइए। ये नहीं कि उस सब्जेक्ट को छोड़ करके जाना है। ये कहीं न कहीं आपके लिए वीक हो जाएगा। हो सकता है कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ दे। तो ये तो आयोग का होता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिस टॉपिक को आप पढ़ के जा रहे हैं, मे बी हो सकता है कि उस टॉपिक से ना दे, किसी दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन दे दे, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कि आप पढ़े हो फिजिक्स का भी टॉपिक पढ़े, लाइट से रिलेटेड, वहां से क्वेश्चन बन करके आता ही आता है। तो ये सब कुछ कुछ है जहां से क्वेश्चन निकल करके आता है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में रहता ही है, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूला की ये कहां पे यूज करेंगे, जब रेडियस, जब त्रिज्या लेस देन 5% यूज होगा। लेस देन 5% का मतलब 5 से नीचे ही अगर घटेगा बढ़ेगा रेडियस, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे कि इसमें कितना का चेंजिंग होगा। ये घटेगा बढ़ेगा तो ये घटेगा बढ़ेगा, कितना चेंजिंग होगा तो उसी को हम लोग लिख रहे हैं। तो परसेंटेज चेंज इन जी, यानी कि जी में कितने प्रतिशत की चेंजिंग आएगी, वो होता है पावर ऑफ आर इंटू परसेंटेज चेंज ऑफ आर, कैपिटल आर। और यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है, परसेंटेज चेंज ऑफ आर, तो वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। यानी कि त्रिज्या में वृद्धि भी हो सकती है, इसमें कमी। अगर वृद्धि बोला तो प्लस यूज करेंगे, अगर कमी बोला तो माइनस यूज करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर वृद्धि है, इसका मतलब ये प्लस वैल्यू लेंगे। अगर 2% की वृद्धि होगी तो यहां 2% लेंगे, 2% की कमी हुई तो -2% लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहां पे जस्ट लाइक इसी फॉर्मूले पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को बदले बिना, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, यदि
यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को बदले बिना, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को बदले बिना त्रिज्या 1% कम कर दी जाए, त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो स्मॉल जी के मान में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो स्मॉल जी के मान में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगी? कितने प्रतिशत की कितने प्रतिशत परिवर्तन होंगे? ऐसे लिखिए डायरेक्ट। तो देखिए इसमें पृथ्वी का द्रव्यमान जो है को बदले बिना, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान नहीं बदल रहा है, यानी कि m इक्वल टू कॉन्स्टेंट और g ऑलवेज कांस्टेंट। त्रिज्या को 1% से कम कर दिया जा रहा है, ये 5 से लेस ही होना चाहिए, हमने इसलिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो आप जानते हैं रिलेशन क्या होता है, g इक्वल टू कैपिटल G अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर होता है। तो ये दोनों तो कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएशन तो इसी के साथ होगा, यानी कि ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों नहीं बदल रहा है, बदल क्या रहा है, स्मॉल r बदल रहा है, 1% से कम कर दिया जा रहा है, यानी कि एक त्रिज्या को 1% से कम कर देना, इसका मतलब है यहाँ पे कम करने का मतलब है ये निगेटिव वैल्यू। तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, तो परसेंटेज चेंज इन जी जो होगा पावर ऑफ आर, आर का पावर कितना है 2 होता है, तो पावर ऑफ आर अगर लिख रहे हैं तो इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, आप ऐसे देखिए सीधे तौर पे जो जी होगा ये आर टू द पावर -2 हो जाएगा, ऐसा रिलेशन आ जाएगा। ये इनवर्स था, इसको हमने ऊपर ले गया तभी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे पावर ऑफ आर कितना है, तो ये -2 है, तो ये -2 हो गया। पावर ऑफ आर, पावर ऑफ आर कितना हो जाएगा -2, जो कि इसके समानुपाती, इसको ऊपर लेके गए इसलिए -2। अब इसमें बोला है कि 1% कम कर दी जाए, 1% कम कर दी जाए तो निगेटिव साइन लेना है, क्योंकि कम कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 ले लेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2% आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं अगर हम त्रिज्या को 1% से कम करेंगे तो ये 2% की वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्यों बोले, वृद्धि इसलिए बोले क्योंकि यहाँ पे प्लस वैल्यू आया। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। अगर ये माइनस आ जाता तो हम कहते कमी होता है, लेकिन ये प्लस आ गया, इसका मतलब क्या होगा, वृद्धि होगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, जस्ट लाइक आप ये यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला, जस्ट लगाना है, समझने की चीज है। ये वृद्धि और कमी को ध्यान में रखिएगा, इसके अनुसार से आप वहां पे पुट कर दीजिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो कल का क्लास होगा वो आपका काफी खूबसूरत क्लास होने वाला है, क्योंकि हम लोग उसमें देखेंगे स्मॉल जी का वेरिएशन जो देखेंगे वो पोल पे देखेंगे, इक्वेटर पे देखेंगे, फिर रोटेट करते हुए अर्थ रहेगी तो उस समय क्या होगा, कितना गुना हो जाएगा, तो जो स्मॉल जी का उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, हम लोग देखेंगे। सेंटर पे क्या होगा, सेंटर के नीचे जाएंगे तो क्या होगा, स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा। इन सारी चीजों को नेक्स्ट क्लास में अलग अलग केस करके हम लोग देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो ये आज का क्लास यहीं पे है। बस क्लास में जितना पढ़िए वही माइंड सेट कर लीजिए, उस चीज को वहीं पे दिमाग में बैठा लीजिए। तो जो लोग भी विकास कुमार, भार्गव जी, सत्यम, आरती श्रीवास्तव, भोला कुमार, रुपेश आनंद, जितने भी लोग लाइव हैं सारे लोग कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए, अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए जब तक कि आपको आपका गोल मिल नहीं जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और पढ़िए मन से।
हेलो बच्चों, कल के क्लास में कुछ बताए थे, ठीक है। अब उसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो बकल का विटिकल बता दिए थे। अब आइए टीथ, टंग, टंग जीभ। अब देखो, मुंह में एक जीभ होता है। रुपेश आनंद प्रणाम, कुणाल भार्गव प्रणाम। मुंह में एक जीभ होता है जिस पर टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है, यानी स्वाद कलिकाएं, और इसी के कारण मनुष्य में स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। मनु जीव में टेस्ट वर्ड्स की संख्या होती है 8000 से 10,000। तो जरा 2 लाइन लिखिएगा। मनुष्य के मुंह में एक जीभ होता है, मनुष्य के मुंह में एक जीभ होता है जिस पर टेस्ट बर्ड्स स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिस पर टेस्ट बर्ड्स स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसके कारण मनुष्य में रविशंकर राय जी, कल का क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, परेशान नहीं होइए, ठीक है। इसी चैनल पर मिल जाएगा कल का रिकॉर्डिंग। फिर से, मनुष्य में एक जीव होता है जिस पर टेस्ट बर्ड्स पाया जाता है, जिसके कारण मनुष्य में स्वाद का अनुभव होता है, जिसके कारण मनुष्य में स्वाद का अनुभव होता है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, टेस्ट बर्ड्स की संख्या 8000 से 10,000 होता है। टेस्ट बर्ड्स की संख्या, स्वाद कलिकाओं की संख्या 8000 से 10,000 होता है। जरा इस फिगर को बनाइए, फिर समझाते हैं। इस फिगर को बनाएंगे, फिर समझाते हैं। ये सब जो है टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाएं हैं। आगे वाला भाग से स्वीट यानी मीठा, उसके बाद साल्टी नमकीन, उसके बाद सावर खट्टा, उसके बाद बीटर BITTER बीटर तीखा या कड़वा। बनाइए इसको, कल वाला क्लास सबको इसी चैनल पर मिल जाएगा। जरा इसको बनाइए। स्वीट मीठा, साल्टी नमकीन, सावर खट्टा,
बीटर तीखा। बना लिए? अब जरा सा इसको समझिएगा, समझिएगा इसको। अब देखो कभी कभी पूछता है कि जीभ में मीठा का अनुभव कहाँ से होता है। तो मीठा ये जीभ का अग्रभाग है, ये खट्टा और नमकीन के लिए मध्य भाग आता है, ठीक है। और बीटर तीखा के लिए पश्च भाग, पिछला भाग आता है। कभी कभी और तो स्वाद अनुभव नहीं होगा, लेकिन ये तीखा का स्पष्ट अनुभव होता है। जब आप मिर्च खा लोगे तो लगेगा कि कान से निकल रहा है, तो ये आपको बेटर अनुभव होता है, ठीक है। कभी कभी पूछेगा कि जीभ के किस भाग में स्वाद का अनुभव होता है, सीधे स्वाद का अनुभव पूछेगा तो जीभ के बीच में देखो कोई भी टेस्ट बड्स नहीं है। जब भी टेस्ट बड्स है साइड में, तब पार्श्व में, लेटरली में, ठीक है, पार्श्व में होता है। तो ये आपको जीभ के अग्रभाग से मीठा, मध्य से नमकीन और खट्टा, और बीटर पश्च भाग, पिछला भाग से तीखा। तो ये आपको क्लियर है, देखने से भी क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हेडिंग बनाइए टीथ। टीथ दांत। हेडिंग बनाओ टीथ दांत को। टीथ दांत। अब देखो मनुष्य में दांत के द्वारा भोजन को काटा एवं चबाया जाता है, ठीक है। कुछ दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। 2 बार का मतलब एक बार टूटेगा फिर निकलेगा। वैसे दांत को बोलते हैं डाइथियोडोंट, यानी एक बार दंती, ठीक है। कुछ दांत ऐसे हैं जो एक बार निकलते हैं, यानी एक बार निकला अब फिर टूटेगा तो फिर दोबारा नहीं निकलेगा। वैसे दांत को बोलते हैं मोनोफियोडोंट। मोनोफियोडोंट हिंदी इसका होगा द्विबार दंती, ठीक है। अब देखो मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए मनुष्य के दांत को बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट यानी विषमबार दंती, ठीक है। अब देखो हमारे शरीर में सबसे कड़ा और मजबूत भाग जो होता है वो इनामेल है। इनामेल है जो शरीर का सबसे मजबूत, ये कठोर भाग होता है। ये दांत का ऊपरी परत है। दांत 2 परत का बना होता है। बाहरी परत को इनामेल और अंदर वाले परत को क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। डेंटाइन और इनामेल। तो बाहरी परत हो गया इनामेल और अंदर वाला परत हो गया डेंटाइन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डेंटाइन कहाँ पाया जाता है, तो ये दांत में या दांत का अंदर वाला भाग होता है, ठीक है। तो जरा सा लिखिएगा मनुष्य में दांत के द्वारा भोजन को काटा एवं चबाया जाता है।
मनुष्य में दांत के द्वारा भोजन को काटा एवं चबाया जाता है। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, कुछ दांत ऐसे हैं, कुछ दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। कुछ दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। उन्हें डाइफियोडोंट, एक बार दंती, उन्हें डाइफियोडोंट, एक बार दंती कहते हैं। उन्हें डाइफियोडोंट, एक बार दंती कहते हैं। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, कुछ दांत ऐसे हैं, कुछ दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं। सॉरी, कुछ दांत ऐसे हैं जो एक बार निकलते हैं। ये उल्टा लिखा गया, इसको बना लीजिएगा। डाइफियोडोंट 2 बार दंती होगा, 2 बार दंती। अब मोनोपियोडोंट एक बार दंती, जरा बना लीजिएगा। कुछ फिर से मिलाइए, कुछ दांत ऐसे हैं जो 2 बार निकलते हैं, उन्हें डाइफियोडोंट 2 बार दंती कहते हैं। क्लियर? कुछ दांत ऐसे हैं जो एक बार निकलते हैं, उन्हें मोनोफियोडोंट, एक बार दंती कहते हैं। ठीक है? लाइन को कंटिन्यू करते हुए, मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाया जाता है। जिसे हेट्रोडोंट, विषम बार दंती, जिसे हेट्रोडोंट विषम बार दंती कहते हैं। जिसे हेट्रोडोंट विषम बार दंती कहते हैं। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, दांत 2 परत का बना होता है। दांत 2 परत का बना होता है। दांत 2 परत का बना होता है। बाहरी परत को इनामेल, बाहरी परत को इनामेल, इनामेल तथा अंदर वाले परत को डेंटाइन कहते हैं। बाहरी परत को इनामेल तथा अंदर वाले परत को डेंटाइन कहते हैं। बाहरी परत को इनामेल तथा अंदर वाले परत को डेंटाइन कहते हैं। लाइन को कंटिन्यू करते हुए, इनामेल हमारे शरीर का
इनामेल हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है जो दांत का ऊपरी परत है। जो दांत का ऊपरी परत है। इनामेल हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है जो दांत का ऊपरी परत है। अब जरा सा इसको लिखिएगा। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। दांत जो है 4 प्रकार का होता है। इंसीजर, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसका हिंदी होगा कृंतक। उसके बाद कैनाइन को सी से, रदनक, लिखिए इसको प्रीमोलर, इसको पीएम से, और यह है मोलर, इसको एम से डिनोट करते हैं। यह हो गया अग्र चावर्णक और यह हो गया चावर्णक। इसका काम है भोजन को काटना। इसका काम है भोजन को चीरना एवं फाड़ना, और इस दोनों का काम है भोजन को चबाना। जरा लिखिए इसको। सत्यम, गुड आफ्टरनून सर। रोहित शर्मा, हाय। आप लोग लिख नहीं रहे, मैसेज भेज रहे हैं, लिखिए। लिखिए इसको। इंसीजर कृंतक आई से डिनोट करते हैं, काम है भोजन को काटना। कैनाइन सी से, रदनक, भोजन को चीरना एवं फाड़ना। प्रीमोलर अग्रचावर्णक, भोजन को, और मोलर दोनों का काम है भोजन को चबाने का। तुम बहुत तेज हिले सत्यम। चलिए लिख लिए। अब देखिए एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा। पूछेगा कि किसी व्यक्ति को सेब दिया गया खाने के लिए, किस दांत से खाएगा। तो किस से पहले काटेगा तब ना, तो ये कृंतक से, इंसीजर से। और मांस दिया जाएगा तो ये पहले चीरे फाड़ेगा। या गन्ना खाएगा केतारी, तो ये इसी दांत से पहले छिलेगा। तो ये केनाइन, जो भी मांसाहारी जीव होते हैं उसमें केनाइन होता है।
तो हम लोगों में भी केनाइन होता है, तो दांत के स्ट्रक्चर से हम लोग भी मांसाहारी हैं, ठीक है। अब नहीं खाते हैं तो दूसरी बात है, लेकिन जो घास खाने वाले जीव होते हैं उसमें ये केनाइन नहीं होता है, क्योंकि वो मांस नहीं खाते हैं। जैसे पूछेगा हाथी में, गाय में, बैल में, घोड़ा में, गधा में, तो इस सब में तीने प्रकार का दांत होगा, इंसीजर, प्रीमोलर और मोलर, केनाइन नहीं होता। और ये दोनों का काम है भोजन को चबाने का, ठीक है। आइए, तो ये लिख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए, लिखिए इसको, डेंटल फार्मूला ऑफ चाइल्ड, इसको बोलते हैं मिल्क टीथ। और उसके बाद है, ये हो गया 21 20 गुने 2 बराबर 20। अब समझाते हैं। ये हो गया इंसीजर, ये हो गया केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, ये हो गया मोलर। बच्चा में मोलर नहीं होता है, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है रोहित शर्मा। उसके बाद ये है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट। वयस्क में ये हो गया 21 23 गुने 2 बराबर 32। ये हो गया इंसीजर, ये हो गया केनाइन, ये हो गया प्रीमोलर, यह हो गया मोलर। हम लोगों में मोलर होता है, ठीक है। अब जरा इस सूत्र को समझिएगा। अब जरा इस सूत्र को समझिएगा, मेरी तरफ देखिए। ये आधा ऊपर का और आधा नीचे का सूत्र है। ये आधा ऊपर और आधा नीचे का सूत्र है। अब देखो, यहां से ये आधा इधर, तो 2 इंसीजर, 1 प्री केनाइन, 2 प्रीमोलर, तो 2 1 3 2 5। तो आधा से इधर 5, तो आधा से इधर भी तो 5। उसी तरह नीचे में 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर, तो नीचे में भी 2 1 3 2 5। तो नीचे में भी आधा से इधर 5, तो इधर भी 5। तो देखो ऊपर नीचा आधा आधा है, तो 5 और 5 10 हो गया। तो इधर भी तो गुने 2 बराबर 20, तो इधर भी तो 10 10 होगा ऊपर नीचा। तो वही है हम लोगों में क्या है, तो 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर, 1 मोलर, तो 2 1 3 2 5 3 8। तो आधा से इधर 8, तो इधर भी 8, तो 8 और 8 16 गुने 2 बराबर 32। अब देखो एक वो दांत निकालना हो पार्टिकुलर, तब क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचा जोड़ देंगे, 2 से गुना कर देंगे। अगर केनाइन इंसीजर कहेगा कितना है, तो 2 और 2 4 गुने 2 बराबर 8 हो गया। देखो ऊपर आगे का 4 दांत, यहाँ का 4 दांत, तो 2 और 2 4 गुने 2 बराबर 8। 1 और 1 2 गुने 2 बराबर 4। 1 2 3 4, ये हो गया केनाइन। प्रीमोलर 2 और 2 4 गुने 2 बराबर 8। 2 4 6 8। मोलर 3 और 3 6 गुने 2 बराबर 12। 3 6 9 12। तो ये मोलर हो गए। ये जो मिल्क टीथ है 20 गो, इसको बोलते हैं डाइफियोडोन। ये बच्चा में एक बार निकलेगा,
टूटेगा फिर निकलेगा। लेकिन ये जो 12 गो मोलर है यह है मोनोपियोडॉन, एक बार निकलेगा और टूटेगा तो फिर दोबारा नहीं निकलता है। ठीक है, अब देखो, तो मनुष्य के मुंह में 32 दांत, अब पूरे जीवन काल में कितने दांत? 52 गो। 20 गो निकला फिर 20 गो निकला, तब 20 20 40, ये 12 गो निकला तो ये फिर नहीं टूटा, तब 52 दांत निकलते हैं। तो जरा इसको लिखिएगा, इसको लिखिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होइएगा, तो नीचे में पॉइंट डाल के लिखिए। मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं तथा पूरे जीवन काल में मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं तथा पूरे जीवन काल में 52 ब्रैकेट में 20 + 20 + 12 52 दांत निकलते हैं। 20 को एक बार टूटेगा फिर निकलेगा, 12 जो है ये निकलता है, टूटेगा तो नहीं निकलेगा। सत्यम, होमोडोंट का मतलब एक ही प्रकार का दांत होता है। ठीक है, तब मेढक में होता, मछली में होता, उसका टाइप नहीं होता, उसको होमोडोंट ही कहते हैं। ठीक है, जब एक ही प्रकार का दांत हो उसको होमोडोंट कहते हैं। 2-4 एग्जाम्पल है, उरट लेना, वही एग्जाम में पूछता। अगला पॉइंट, हाथी का 2 ऊपरी हाथी का 2 ऊपरी इंसिजर हाथी का 2 ऊपरी इंसिजर मुंह से बाहर निकलता है, जिसे टस्क कहते हैं। हाथी का 2 ऊपरी इंसिजर मुंह से बाहर निकलता है, जिसे टस्क कहते हैं। जिसे टस्क कहते हैं। हो गया। अगला पॉइंट, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, कैल्शियम फ्लोराइड तथा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। कैल्शियम फ्लोराइड तथा
अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। लिख लिए? अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। अब आइए ओसोफेगस। ग्रास नली या ग्रसनी। अब देखो, आपने कल के फिगर में देखा था इस तरह का स्ट्रक्चर था, ऐसे, यही ना था ओसोफेगस, यही है। तो ओसोफेगस, ग्रास नली या ग्रसनी में भोजन का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को मुंह से आमाशय स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। तो लिखिए, ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। यह भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। यह भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। अगला हेडिंग बनाएंगे, स्टोमक, आमाशय। अब देखो, आमाशय में, स्टोमक में भोजन का पाचन एवं संग्रह होता है, ठीक है। ये स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी होगा जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, जो जिससे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में 4 गो एंजाइम होता है। अब देखो कौन कौन, जरा समझिएगा। ये हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हो गया पेप्सिन, कहीं कहीं प्रोपेप्सिन लिखा रहता है, वो भी सही है। यह हो गया म्योसिन, और हो गया रेनिन। ये 4 एंजाइम निकलते हैं। अब देखो, HCl का क्या काम है, तो यह भोजन को क्षारीय बनाता है तथा भोजन के साथ आए बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एग्जाम में पूछता है कि HCl कहां से स्रावित होता है, तो स्टोमक से, ठीक है। पेप्सिन यह जो है क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। तो प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू हुआ, स्टोमक से। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से, तब मुंह से हुआ, ठीक है। म्यूसिन का क्या काम है, तो यह स्टोमक को चिकना बनाए रखता है, जिससे भोजन आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। रेनिन का क्या काम है, तो दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को
कैल्शियम पारा कैसिनेट में परिवर्तित करता है। यानी दूध का पाचन कौन करता है? रेनिन। लेकिन 18 से 20 साल जाते जाते रेनिन एंजाइम खत्म हो जाता है। तो हम लोगों में जो दूध का पाचन होता है लैक्टेज के द्वारा होता है, जो छोटी आंत से स्रावित होता है। ठीक है। और बच्चों में रेनिन का सिक्रीशन अधिक होता है, इसलिए देखिएगा न्यूली बॉर्न चाइल्ड 24 आवर दूध पी के ही रहते हैं। ठीक है। तब वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। पूछता है एग्जाम में कि वयस्क मनुष्य में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, तो रेनिन नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद दूध का रंग उजला केसिन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है। तो जरा स्टोमक में लिखिएगा, लिखिए आमाशय में भोजन का पाचन एवं संग्रह होता है। आमाशय में भोजन का पाचन एवं संग्रह होता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि, इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। फिर से आमाशय में भोजन का पाचन एवं संग्रह होता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जठर रस, लाइन को कंटिन्यू करते हुए गैस्ट्रिक जूस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। हो गया। पॉइंट डाल के हेडिंग बनाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पॉइंट डाल के हेडिंग बनाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और लिखिए यह भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ आए जीवाणु को मारने का कार्य करता है, तथा भोजन के साथ आए जीवाणु को मारने का कार्य करता है। हो गया। फिर से यह भोजन को अम्लीय बनाता है तथा भोजन के साथ आए जीवाणु को मारने का कार्य करता है। ठीक। अब हेडिंग बनाएंगे पेप्सिन। हेडिंग बनाइए पेप्सिन। लिखिए यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है।
यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। यहीं पर नोट करके लिखिएगा, प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। लिख लिए। अब हेडिंग बनाएंगे म्यूसिन। अब हेडिंग बनाएंगे म्यूसिन। ये सब एंजाइम है, हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो बात बराबर है। म्यूसिन और लिखिए, यह अमाशय को चिकना बनाए रखता है। जिसके कारण भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। यह अमाशय को चिकना बनाए रखता है, जिसके कारण भोजन आगे की तरफ बढ़ता है। हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे रेनिन। हेडिंग बनाएंगे रेनिन और लिखिए, यह दूध में पाए जाने वाले, यह दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को यह दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट, दूध में पाए जाने वाले केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में परिवर्तित करता है। कैल्शियम पारा कैसिनेट में परिवर्तित करता है। हो गया। नोट करके लिखो, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, देखिए, वयस्क मनुष्य में ब्रजेश कुमार 1 अप्रैल से होगा ब्रांच में क्लास, क्यों परेशान हो रहे हैं? सरकार बंद कर दिया है। रोहित शर्मा जी, मैं अकेला यहाँ हूँ स्टूडियो में, तो मास्क लगाने की क्या जरूरत है? हम बायोलॉजी वाले हैं। कोरोना मास्क उनको लगाना है जिनको हो गया है, जो संक्रमित है। और एगो मास्क का जो ड्यूरेशन होता है 4 से 6 घंटा ही होता है, उसके बाद वो खत्म। चलिए नोट करके लिखिए, नोट नंबर 1, वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। प्रकाश रॉय क्लास का सही होगा क्या लिखे हैं? क्लासें तो चल रहा है, अब लाइव क्लास पढ़िएगा। क्लास 1 अप्रैल से होगा, अभी सरकार बंद कर दिया है,
तो ऑफलाइन 1 अप्रैल से, तब तक ऑनलाइन पढ़िए प्रकाश राय। फिर से नोट नंबर 1, वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। नोट नंबर 2, दूध का रंग उजला, दूध का रंग उजला केसीन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। दूध का रंग उजला केसीन प्रोटीन तथा पीला कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। अब आइए हेडिंग बनाएंगे पैनक्रियाज, अग्न्याशय। अब देखो, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। पैनक्रियाटिक जूस यानी अग्न्याशयी रस, और इसमें 3 एंजाइम होते हैं। तो जरा एक लाइन लिखो, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। इंग्लिश लिखना है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है, जिसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो कौन कौन पाया जाएगा, ट्राइप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब देखो ट्रिप्सिन का क्या काम है, तो यह जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित करता है। एक स्टेप और बढ़ा दिया। उसके बाद एमाइलेज क्या करेगा, मुंह में जो पचा था स्टार्च, स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, एक बार कहां होगा, पैनक्रियाज में। तो यह भी क्या करेगा, स्टार्च यानी मंड को माल्टोज यानी शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज का क्या काम है, यह फैट्स यानी वसा को फैटी एसिड यानी बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तब वसा का पाचन कहां से शुरू हुआ, पैनक्रियाज अग्न्याशय से। इसलिए देखिएगा कि जब हम फैटी चीज खा लेते हैं, तला हुआ चीज खाते हैं, तो लेट से भूख लगता है, क्योंकि 4 घंटा तक तो भोजन अमाशय में ही रहता है। तो 4 घंटा के बाद जब पैनक्रियाज अग्न्याशय में जाएगा, ठीक है, तबे ना लाइपेज का सिक्रीशन होगा, वसा का पाचन होगा। तो देखिएगा कि 6-7 घंटा के बाद भूख का अनुभव होता है। फिर से पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन या प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है, एमाइलेज या स्टार्च मंड को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, लाइपेज फैट्स वसा को फैटी एसिड बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हुआ, मुंह से, प्रोटीन का पाचन स्टोमक अमाशय से शुरू हुआ, और वसा का पाचन कहां से, पैनक्रियाज अग्न्याशय से। और इस सभी का पाचन जो है जाके पूर्ण रूप से छोटी आंत में हो जाता है। तब आज इतना ही रहने दो, कल आएंगे तो इसको लिखा देंगे। ओके।
हेलो। अब जितने भी स्टूडेंट आप लोग अभी क्लासेस देख रहे हैं, तो आज हिंदी का क्लासेस नहीं होगा, ठीक है? कल से आप लोग का हिंदी के क्लासेस कंटिन्यू होगा, ठीक है? रुपेश आनंद, आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। प्रकाश, रुपेश, रोहित शर्मा, ब्रजेश कुमार, सत्यम, और जितने लोग हैं आप लोग, कल से आप लोग का क्लासेस चलेगा, ठीक है? ओके। आ रही है रुपेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ सत्यम, हिंदी का क्लास ऑफ हो गया है, ठीक है? ठीक है, चलिए, ओके।